एपिसोड 511 डेट वाली खबर सुनी दक्ष खुद को रोक नहीं सकी और बोल पड़ी मर गया आदमी वापस आ गया। मिंग्यू ने क्या नहीं बताया कि उसके भाई ने भुगतान किया है वापस, वह कैसे आया? मृत आदमी का क्या मतलब है? फूफूलाल ने असमंजस में पूछा। और थोड़ी देर बाद उसने ऐसा कहा जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। तुम्हारा मतलब है कि तुमने उसे मरा हुआ आदमी बना लिया था? ये सच है? वह मूल रूप से एक शादीशुदा आदमी था। जब उसने प्रिंस से यूं शादी की थी तो वह भाग गया था। अगर उसे कभी पता चला तो उसे स्नातक से मार दिया गया। क्या मैं सही हूँ? उसने दक्ष से पूछा और अपना सिर पीछे झुकाया और दक्ष के देखने का मतलब समझ पाने पर गर्व से हंसने लगा जैसी कि उम्मीद थी। यंग प्रिंस एक जीनियस है। तुम मेरा मतलब समझ गए थे? लालचेन ने सर हिलाते ने कहा। तो एस्टेरिया का राजकुमार यहाँ आया था और वह अभी तक मेरा नहीं है। ये सही है, वह न केवल मर गई बल्कि वह माफ भी कर दी। वह राजकुमारी बन गई और यू से शादी करने के लिए सहमत हो गई। एक किशोर वाली बात भी विश्वास की? फूफूलान ने कहा। उसने क्या किया? दक्ष ने आश्चर्य से पूछा। उसने उन्हें पेजन के खिलाफ साजिश रचने के बारे में क्या बताया था? वह पेजन को शामिल नहीं किया जा सका, अन्यथा जब भी मैं महल के अंदर जाता हूं तो लोग मुझे अजीब तरह से देखते हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वे मेरे साथ इतना सामान्य व्यवहार कर सके। जानिए ऐसा कौन है जिसने पेजन का चेहरा पहले नहीं देखा होगा? ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे पेजन को शामिल किया जा सके। मुझे इस बात पर यकीन है, उसने सोचा और उसने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उसने माना कि एक लड़की ने उसका अपहरण कर लिया था, उसे नशीला पदार्थ ने उसका शिकार बना लिया था, उसे एक पागल मनोरोगी ने किसी तरह की जेल में रखा था। जाहिर है वह महीनों तक एक जगह रह रही है। अब वह मनोरोगी लड़की है कि हत्या करके फिल्में सफल हुई। फूफूलैन ने बताया। उसे बंधक रखा गया था। दक्ष ने आश्चर्य से पूछा। क्या मिंगू ने गलत देखा? उसने ऐसा क्यों कहा कि उसे मार दिया गया? या फिर ऐसा हो सकता है कि उसने सोचा कि वह भुगतान कर चुका है लेकिन उसने पैसे बचा लिए और उसे जेल में डाल दिया गया? उसने सोचा और फिर उसने अपना सिद्धांत गणने की शुरुआत की। किसी भी मामले में यह अच्छी खबर थी। यदि उसका भाई जीवित हुआ तो मिंगू से एक सुखद आश्चर्य की मुलाकात हुई। उसने इस विचार से खुद को रोक नहीं पाया कि अगर यह सच है तो यह उसके लिए बेहतर होगा। भले ही मिंगू ने खुद को गुलाम बना लिया हो कि उसे नहीं पता कि उसका भाई कितना जीवित है और जेल में है, फिर भी कुल मिलाकर खुशी से उसे स्वीकार कर लेने वाली थी। हाँ, कम से कम मैंने तो यही सुना है। मुझे नहीं पता कि वह सच में बोल रहा था या झूठ बोल रहा था, लेकिन वह एस्टेरिया से सिर्फ एक गार्ड के साथ अकेला आया था। मुझे लगता है कि महामहिम ने उस पर विश्वास किया था। शायद यही है, वह उसे क्यों जाने दिया गया? फूफूलैन ने आगे कहा। हम वह आदमी भी चला गया? दक्ष ने पूछा। मैंने सोचा कि मैं उन्हें मिल सकूं और मिंग्यू से मिलकर उनकी मदद कर सकूं, लेकिन वह पहले ही भुगतान कर चुका है। ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी देर से आया हूं। हालांकि यह अच्छा भी है, अगर उस आदमी ने मुझे पेजन के चेहरे के साथ देखा तो वह बिना कुछ सोचे समझे मुझ पर हमला कर देता है, इसलिए यह अच्छा है कि वह यहाँ नहीं थी। उससे ये भी पता चला कि वह कितना भाग्यशाली था क्योंकि मिंगू का भाई यहाँ नहीं था। दक्ष ने सोचा कि मिंगू के भाई ने पेजन की खोज नहीं की क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी कहानी पर संदेह हो। ट्रिसिन और एस्टेरिया घनिष्ठ मित्र थे और ट्रिसिन को दोषी ठहराना एस्टेरिया पर संदेह पैदा होने वाला था। इससे ट्रियन कोंडी का एक भाग भी मिल जाएगा। शायद यही कारण है कि उसके भाई ने अपनी कहानी में पेजेन का नाम नहीं लिया बल्कि उस महिला को ही दोषी ठहराया। जितना मैं इसके बारे में सोचता हूँ यह एक अच्छा फैसला है। न केवल वह सऊदी के लिए माफी मांग कर अरी के करीब आती है, वह यू से शादी भी करती है और कैंडी साम्राज्य का जनजाति भी बन जाती है। इससे दोनों साम्राज्य करीब आ जाएंगे और ट्राइसिनोद आए रह सका कि मिंगू ने अपने भाई के बारे में क्या कहा था। उसे याद आया कि उसने कहा था कि उसका भाई एक जीनियस व्यक्तित्व था। यदि उसने वास्तव में ऐसा किया था तो ये समझ में आता है कि उसका भाई जीवित था। उसने गलत सोचा होगा, वह मेरा नहीं बल्कि बच गया। वह न केवल बचा बल्कि युद्ध निषेध के लिए वापस आ गया। तो अब युद्ध खत्म हो गया। दोनों सितारों को कितना नुकसान हुआ? क्या हमारे राजघराने या एस्टेरिया के राजघरानों में से कोई? मेरा लालचैन ने उत्सुकता से पूछा। लगता है कि युद्ध अब रुका हुआ है। जब महामहिम ने पद छोड़ने का फैसला किया तो हम जान जाएंगे कि आगे क्या होगा। मुझे लगता है कि वह राजकुमारियों से शादी कर लेगी। अगर एस्टेरिया के राजकुमार वास्तव में फंस गए थे तो उनकी कोई गलती नहीं है। फूफूलैन ने की घोषणा। इसका मतलब ये होगा कि हमारे साम्राज्य ने एस्टेरिया को दोषी ठहराया और उन्हें संदेह का लाभ दिया। बिना युद्ध के लिए दोषी ठहराया। हम जिम्मेदारी लेते हैं कि राजकुमारी से शादी करके इस दुश्मनी को अलग रखा जाए, लेकिन मुझे उम्मीद है ऐसा नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा। तुम ऐसा क्यों नहीं चाहते हो? दक्ष ने पूछा। उसका चेहरा गहरी उदासी थी। क्या कोई और रहस्य भी था? अगर राजकुमारी की शादी करने की इजाजत दे दी जाए तो क्या होगा? बेशक, अगर राजकुमारी ने एस्टेरिया प्रिंस से शादी की तो वह क्या करेगी? मैं उसका हॉट फिगर कैसे देख पाऊंगा? मैंने उसे यहाँ अपने प्यार का मौका भी खो दिया। यह अच्छा नहीं है, फूफूलैन ने कहा। वह दक्ष को अपना निजी आदमी और प्रशंसक लगा था। उसे नहीं लगता था कि दक्ष ने उसे धोखा दिया था, इसलिए उसने अपना विचार छिपाया नहीं। दक्ष के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
गई जब वह अपनी बातें कहती थी। जवाब बहुत जरूरी था। उसने सोचा था कि राजकुमारी की शादी के पीछे कोई रहस्यपूर्ण बात नहीं है, लेकिन बात बस इतनी सी थी कि वह आदमी उचक गया था। इस आदमी को एमबीएस के अलावा कुछ और स्टॉक होल्डर्स था। युवा प्रिंस, बेशक केवल आप ही राजकुमारी के रूप में दिखते हैं। दक्ष ने अभी भी अपने प्रशंसक के व्यक्तित्व को बनाए रखा है। तुम उससे शादी क्यों नहीं करोगे? उसने पूछा। मैं, मेरे पीछे से ही बहुत सारी लड़कियां हैं, मुझे और नहीं चाहिए, लेकिन शायद अगर मेरा मूड हुआ तो मैंने तुम्हें मिल लगा और उसके साथ यह काम किया। फूफूलन ने कहा। ये स्वीकार रोकती है तो मेरे दर्शन वाले सबसे अच्छे डैंग हाँकने वाले से भी बेहतर डैंग हाँकने वाला है। लालचंद ने सोचा और अपना सिर हिलाया। वैसे सुरक्षा और क्या पता है, आज मेरे सभी कुछ प्रश्न, मैं अच्छे मूड में हूँ। लो प्रश्न पूछना। फूफूलन ने दक्ष से कहा। मेरे मन में बस यही सवाल था। मुझे लगता है कि यंग प्रिंस से इतनी देर तक बात करने के बाद मेरी याददाश्त सबसे ज्यादा दूर हो गई है। आपकी समझदारी का असर मुझ पर भी पड़ रहा होगा। लालचंद ने उस आदमी को बताया कि और इशारा करते हुए कहा। हाँ, ऐसा क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो बहुत आसान हूँ। फूफूलन ने जोर से हंसते हुए गर्व से घोषणा की। उसने आकाश की ओर देखा। हे भगवान, आपने मुझे इतना शक्तिशाली क्यों बनाया? मैं इतनी जवान, सुंदर और आकर्षक, प्रतिभाशाली क्यों हूँ? इस दुनिया को इससे बेहतर बनाने के लिए आपने मुझे इतना भारी बोझ क्यों डाला? ऐसा लग रहा था मानो वह वास्तव में देवताओं को दोष दे रहा था कि उन्होंने उसे शानदार बना दिया। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, अब जब तुमने मुझे इतना महान बना दिया है तो मैं तुम्हारी सलाह का पालन करूंगा और ये लोड उठाऊंगा। यह आदमी सच में बेशर्म है यार। मुझे नहीं पता कि उसकी बुद्धि मुझ पर असर डाल रही है या नहीं, लेकिन अगर मैं यहाँ लंबे समय तक रहता हूँ तो उसकी बेशर्मी निश्चित रूप से मुझ पर असर डालेगी। लालचंद ने सोचा जब वह उस मोटे आदमी को बेशर्मी से खुद की खूबसूरत देखी। युवा मास्टर, वास्तव में आप महान हैं, लेकिन आपका समय भी मूल्यवान है। मैं इस दुनिया के साथ आपके साथ अधिक समय लेने का अन्याय नहीं कर सकता। अब मैं विदा हो रहा हूँ, दक्ष ने कहा और वह मुझा और जाने लगा। अरे रुको, तुम्हें सोने की अनुमति नहीं है। ये ठीक है, मेरे साथ रहो, मेरा नौकर बन जाओ, बदले में मेरा समय ले सकते हो। फूफूलन ने दक्ष को कॉल किया। जब वह उससे बाहर निकला तो देखा दक्ष ने खुद को चेहरे पर हाथ मारकर कहा। वह पीछे मुड़ना चाहती थी और उस आदमी को सामूहिक प्लास्टिक कोसना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी इच्छा पर ऐतिहासिक पा लिया और उस आदमी से बात करने लगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया और नहीं पीछे मुड़ा। वह रह रहा है। अजीब बात है, वह किस तरह का प्रश्न है? मैं उसे अपना सेवक बनने का इतना बड़ा अवसर दे रहा हूँ और वह पलट कर भी नहीं देख रहा है। फूफूलन ने नामांकित से खुद को युवा राजकुमार की तरह शुरू कर दिया था। उनका साहस केवल इतना बढ़ गया कि उनका विश्वास वापस नहीं आ रहा था। उसने कहा, ठीक है, यह उसका नुकसान है। वह भी पीछे मुड़ा और जाने लगा। लंबी श्रृंखला कुछ दूर तक चली और फिर उसने जैन के बैग के अंदर झांका कि उस आदमी ने कौन सा जानवर इस्तेमाल किया है। पेजन के बैग के अंदर दो खूंखार जानवर थे। दोनों बीस्ट स्पेशलिटी और आर्किटेक्चर लग रहे थे। दक्ष ने पेजन के जानवरों के थैले के अंदर देखा कि उसके पास कौन कौन से जानवर हैं। पेजन एक सम्राट का बेटा था। यात्रा के लिए उसके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जानवर किसी भी तरह से बुरे नहीं हो सकते थे। वह उनका इस्तेमाल करना चाहता था अगर वे उसके जानवरों से तेज थे। एकमात्र समस्या ये थी कि जो जानवर एक बार पालतू हो गए थे वे दूसरों की बात नहीं सुनते थे। अगर उन्हें पेजन ने फंसाया होता तो उनके दक्ष की मदद करने की संभावना बहुत कम थी। एकमात्र उम्मीद पेजन के पास एक ऐसा जानवर था जिसे उसने पालतू नहीं बनाया था। हालांकि यह संभावना बुरी नहीं थी। बहुत से लोग ऐसे जानवर रखते थे जो सिर्फ यात्रा के लिए होते थे और उन्हें वास्तव में पालतू नहीं बनाया जाता था। दक्ष को उम्मीद थी कि उसे पेजन के जानवरों के बैग में ऐसा ही एक जानवर मिल जाएगा। अगर वह अपने समय का एक पल भी बचा सकता था तो दक्ष उसे आजमाने वाला था। उसने पेजन के जानवरों के थैले के अंदर देखा और पाया कि थैले के अंदर दो खूंखार दिखने वाले जानवर थे। जानवरों में से एक का सिर शेर का था। दुर्भाग्य से उसके पास केवल एक पैर था और दो पंजे थे जिससे वह कहीं अजीब लग रहा था। उसके पास पंख भी नहीं थे। कर को यकीन था कि यह जानवर उड़ नहीं सकता। हालांकि उसने पहली बार ऐसा जानवर देखा था जो इस तरह दिखता था। ये जानवर संभवतः एक ऐसा जानवर था जिसे पेजन ने अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए रखा था। इसके अलावा कोई और बात समझ में नहीं आई। दुर्भाग्य से पेजन को दक्ष ने जहर दे दिया था। अपने पालतू जानवर को पुकार पाना तो दूर की बात है, बेचारा आदमी एक दवा भी नहीं खा पाया। वह कुछ भी करने में कम हुए बिना ही मर गया। दूसरा जानवर ज्यादा समझ में आया। उसके पंख चांदी के पंखों से भरे हुए थे। उसकी रसीली चांदी की त्वचा उसके पंखों से मिल खाती थी जिससे जानवर हंस जैसा दिखता था। दक्ष ने कभी नहीं सोचा था कि पेजन जैसा कोई व्यक्ति जो इस तरह से व्यवहार करता है उसके पास इतना सुंदर जानवर होगा। उसने सोचा था कि पेजन द्वारा इस्तेमाल किया गया जानवर डरावना होगा, लेकिन ये डरावना बिल्कुल नहीं था। हालांकि सिल्वर स्वान क्रूर लग रहा था। उसमें एक शक्तिशाली कल्टिवेशन था जिसे महसूस किया जा सकता था। इसके अलावा उसके तीखे दांतों से भी दक्ष को पता चल गया कि यह कोई सामान्य स्वान नहीं बल्कि कुछ और था। बहुत बुरा हुआ ये हंस सांप सम्राट से
भी कमजोर है, मुझे नहीं लगता कि यह उसकी गति से मिल खा सकता है। ये पेजन वास्तव में कुछ कमजोर जानवर थे, अगर वे गति में मेरी बराबरी भी नहीं कर सकते। दक्ष ने निराशा में कहा। उसने सोचा था कि वह तेजी से यात्रा करके कुछ समय बचा सकता है। दुर्भाग्य से पेजन के जानवर उसके अपने जानवरों से भी धीमे थे। वह पेजन को कोसने से खुद को नहीं रोक सका। वह ये समझने में विफल रहा कि यह पेजन नहीं था जिसके पास कमजोर जानवर थे, इसके बजाय यह उसके पास था जिसके पास ज्यादा ताकतवर जानवर थे। ये सब जानवर पर्वत और उसके जानवरों की बदौलत था। जो जानवर पर्वत में उगने वाली दुर्लभ जड़ी बूटियों का सेवन करते थे, इससे उन्हें इतनी तेजी से बढ़ने में मदद मिली। मुझे लगता है कि मैं केवल अपना ही उपयोग कर सकता हूँ। दक्ष ने आंखें घुमाते हुए कहा, स्नेक सम्राट या सूर्य को नष्ट करने वाला कंडोर, मुझे क्या चुनना चाहिए? सूर्य को नष्ट करने वाला कंडोर मुझे तेजी से यात्रा करने में सक्षम बना सकता है, लेकिन मुझे पूरी यात्रा के दौरान उसकी निरंतर बड़बड़ाहट और शेखी बारना सुनना पड़ेगा। उसने भोग सिरसिर और सूर्य को नष्ट करने वाला कंडोर अधिक शांत होगा, यात्रा शांतिपूर्ण होगी। दुर्भाग्य से वह आदमी धीमा है, उसके साथ यात्रा बहुत लंबी होगी। उन्होंने आह भरते हुए कहा। वह आराम और गति के बीच फंस गया था और वह केवल एक ही चीज चुन सकता था। ठीक है, मैं गति के लिए अपने आराम का त्याग कर दूंगा, उसने कहा, क्योंकि उसने सांप सम्राट के साथ जाने का फैसला किया था। उसने अपनी चेतना को अपनी प्राचीन अनुभूति के अंदर भेजा। उसने सांप सम्राट को खोजने के लिए जानवरों के क्षेत्र के अंदर देखा। हम वह यहाँ नहीं है। उसके चेहरे पर उलझन भरी नजर बनी रही, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि सांप सम्राट वहां मौजूद नहीं था जहां दूसरे जानवर थे। ज्यादातर समय वे सभी एक साथ या एक दूसरे के पास होते थे। हालांकि फिलहाल इस जगह से सिर्फ सांप सम्राट ही गायब था। क्या इन लोगों ने फिर से लड़ाई की? उन्होंने उस शेखी बारने वाले को शर्मिंदा किया होगा जो गुस्से में चला गया था, दक्ष ने सोचा, क्योंकि उसने अनुमान लगाया कि क्या हुआ होगा। उन्होंने जानवर क्षेत्र के एक बड़े क्षेत्र की खोज के लिए अपने खोज मापदंडों को विस्तृत किया। उसने हर जगह सावधानी पूर्वक खोज की। दुर्भाग्यवश उसे सर्प सम्राट नहीं मिला। अजीब बात है, वह कहीं है, उसने असमंजस में कहा। ऐसा लग रहा था मानो सांप सम्राट पूरी तरह से गायब हो गया हो। वह जानवरों के क्षेत्र में कहीं नहीं था। क्या आकाश ने उसे खा लिया, या धरती ने उसे निगल लिया, या फिर स्वर्ग ने उस शेखी बारने वाले को दंड देने के लिए अंततः वज्रपात किया? आखिर वह गया कहाँ? दक्ष ने भोग सिकुड़ाकर सांप सम्राट अचानक कैसे गायब हो सकता है? क्या उस आदमी ने भागने के लिए कोई चाल चली? दक्ष ने सोचा। इस समय ऐसा लग रहा था कि उसके यहाँ न होने की यही एकमात्र संभावना थी। वह आदमी शायद भाग गया था। ठीक है, मुझे अपने संपर्क का इस्तेमाल करके देखना चाहिए कि क्या वह वाकई कहीं छिपा है। अगर मैं अभी भी उसे नहीं ढूंढ पाया तो इसका मतलब यही होगा कि वह भाग गया है। दक्ष ने भोग सिकोड़ते हुए सोचा। उसने सर्प सम्राट को खोजने के लिए अपनी चेतना का प्रयोग करना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने सर्प सम्राट को खोजने के लिए अपने वश में करने वाले संबंध का प्रयोग करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसे आखिरकार सांप सम्राट मिल गया, जिससे उसे राहत की सांस मिली। एक पल के लिए तो उसे लगा कि सांप सम्राट भाग गया है, लेकिन अब उसे शांति महसूस हुई। वह बेवकूफ, यहाँ मैं उसके बारे में मैं चिंतित हो रहा हूँ और वह आदमी तैर रहा है। दक्ष ने बड़बड़ाया। ऐसी चीजों के बारे में चिंतित होने के कारण वह कुछ हद तक निराश भी था। सांप सम्राट को नहीं पाया जा सका क्योंकि वह अपने छोटे आकार में तालाब में गहरे पानी में तैर रहा था। इस कारण दक्ष उसे नहीं खोज सका। दक्ष ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और उसने सांप सम्राट को बुलाया। सांप सम्राट तालाब की गहराई में था। जब उसने महसूस किया कि उसके आसपास का माहौल बदल गया है, उसकी त्वचा को छूने वाला ठंडा पानी गर्म हवाओं में बदल गया था। उसके आसपास का नीला रंग हल्के पीले रंग में बदल गया था। इसके अलावा वह पृथक स्थान अब पृथक नहीं रह गया था, क्योंकि उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा था। छोटे चेन, तुम मुझे शांति से नहाने भी दे सकते हो, है ना? इसके अलावा क्या तुम मुझे नहाते हुए देख रहे थे? तुम विकृत हो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मैं उस तरह का जानवर नहीं हूँ। सांप सम्राट ने पीछे हटते हुए कहा। सांप सम्राट की बातें सुनकर दक्ष के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान छा गई। वह आदमी वाकई ऐसी बेवकूफी भरी बातें कर रहा था, और उसका क्या मतलब था कि वह उस तरह का जानवर नहीं था? उसने दक्ष को क्या समझा था? और सांप सम्राट को नहाते हुए देखना, वह हताश होकर जमीन पर थूकने से खुद को नहीं रोक सका। क्या तुम सोचती हो कि तुम कोई महिला हो कि मैं तुम्हें नहाते हुए देखूंगा? बेवकूफ की तरह सोचना बंद करो। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत थी, और यही एकमात्र कारण था कि मुझे तुम्हें ढूंढना पड़ा। उसने निराशा में अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। ओह, यही था, भगवान का शुक्र है। सांप सम्राट ने राहत की सांस लेते हुए कहा। उन्होंने पूरी गंभीरता से कहा, मुझे लगा था कि मेरे स्वर्गीय रूप ने तुम्हें भी मोहित कर लिया है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसा पहले भी हुआ है। मुझे न केवल स्वर्गीय राजकुमारियों से बल्कि कुछ राजकुमारों से भी विवाह के प्रस्ताव मिले हैं। यार, क्या अब मेरे फैसले पर पछताने में बहुत देर हो चुकी है? दक्ष ने अपने चेहरे पर हाथ मारते हुए कहा। केवल इतना ही नहीं, स्वर्ग के सम्राट की पत्नी भी खुद को मुझे देना चाहती थी। मैंने उसे सीधे मना कर दिया। आखिरकार मुझे मुझसे बड़ी उम्र के लोगों में कोई
दिलचस्पी नहीं है। सांप सम्राट ने बात करना जारी रखा जबकि दक्ष ने किसी व्यक्ति को खोजने की अपनी इच्छा को नियंत्रित किया और उसकी चिड़चिड़ाहट को नियंत्रित करने के लिए उसे नरक में ले गया। तुम कभी नहीं बदलोगा, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वैसे भी बड़ा बनो, हमें आगे बढ़ना है। मैं क्यों बदलूंगा, मैं पहले से ही इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हूँ। मैं सिर्फ इसलिए नहीं बदलूंगा क्योंकि मैं इस दुनिया के लिए बहुत अच्छा हूँ। सांप सम्राट ने मासूमियत से कहा। खैर हम कहाँ जा रहे हैं, उसने पूछा। हम मिंगू के साम्राज्य जा रहे हैं, दक्ष ने उत्तर दिया। क्या यह उसका साम्राज्य है या कोई स्वर्गीय कल्पना? तुम मुझे बहुत समय से बता रहे हो कि हम उसके साम्राज्य में जा रहे हैं। इस समय मुझे वास्तव में तुम्हारे इरादों पर संदेह होने लगा है। क्या हम वास्तव में उसके साम्राज्य में जा रहे हैं या यह एक बहाना है ताकि तुम मेरे करीब रह सको और मेरे साथ यात्रा कर सको? सांप सम्राट ने संदेह से पूछा। ईमानदारी से कहूं तो अगर यह झूठ है तो मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगा। तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, बस मुझे बताओ कि तुम्हें मेरी संगति पसंद है। क्या वह शर्मिंदा नहीं है? तुम मेरा दाहिना हाथ हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा भले ही तुम कभी कभी थोड़ा ज्यादा बोलती हो। सांप सम्राट ने घोषणा की। दक्ष ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपना सिर हिलाया। तुम मेरे दोस्त एक दिन मुझे वाकई पागल कर दोगे, मैं कसम खाता हूं कि ऐसा होगा। सांप सम्राट ने असमंजस में दक्ष को देखा। कभी कभी मैं समझ नहीं पाता कि तुम क्या बात कर रहे हो। खैर समय बर्बाद करना बंद करो, हमें निकलना होगा, सांप सम्राट ने कहा। जैसे ही वह बड़ा होने लगा दक्ष की आंखों के सामने सांप सम्राट बड़ा हो गया। इतना ही नहीं, उसने ये काम बाजार में मौजूद हर किसी के सामने भी किया। चूंकि यह एक दुर्लभ क्षमता थी इसलिए इसने बहुत ध्यान आकर्षित किया। बहुत से लोग दक्ष की ओर देखने लगे। दक्ष ने उसे मिल रही अतिरिक्त तवज्जो को नजरअंदाज कर दिया। अगर यह पहले होता तो वह खुद को कम प्रोफाइल में रखना पसंद करता। वह स्नैक मोना को बुलाने के लिए कोई खाली जगह ढूंढ लेता, लेकिन अब ये चिंता का विषय नहीं था। वह यहाँ कोई भगोड़ा नहीं था जिसकी तलाश पागलों की तरह की जा रही थी, बल्कि वह एक आजाद इंसान था। जब उसने पेजैन का भेष बदलना छोड़ दिया था वह उड़कर सांप सम्राट पर उतरा जोड़ने लगा। तो क्या हम इस बार सचमुच मिंग के साम्राज्य तक पहुंच जाएंगे या पिछली बार की तरह वहां पहुंचने के बाद मुझे फिर से वापस भेज दिया जाएगा और कुछ दिनों बाद मुझे ये बताने के लिए बुलाया जाएगा कि हमें मिंगू के साम्राज्य में जाना है? सांप सम्राट ने दक्ष से पूछा। चिंता मत करो, इस बार यह असली है, हम वहां पहुंचेंगे, मुझे इस बात का पूरा यकीन है, दक्ष ने धीरे से उत्तर दिया। कुछ भी नहीं हो सकता। वह ये भी कह सकता था कि कुछ भी गलत नहीं हो सकता, लेकिन उसने बीच में ही खुद को रोक लिया। वह अपने लिए खतरे की घंटी नहीं बजाना चाहता था। अक्सर जब भी कोई व्यक्ति कहता है कि कुछ भी गलत नहीं हो सकता तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। उसने खुद भी कई बार कष्ट झेले हैं क्योंकि मिंगू ने उसके लिए खतरे की घंटी दी थी। सौभाग्यवश झंडा फहराने से पहले ही उन्होंने अपने आप पर नियंत्रण कर लिया। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? सर्प सम्राट ने पूछा। किसी भी मामले में आपके आत्मविश्वास को देखते हुए मुझे लगता है कि यही सही समय है। मैं आखिरकार आपका समर्थन कर रहा हूं, अब कुछ भी गलत नहीं हो सकता, सांप सम्राट ने घोषणा की। दक्ष ने सांप सम्राट को खाली आंखों से देखा, कुछ भी कहने में असमर्थ। उसने कुछ कहने के लिए अपने होंठ कई बार खोले लेकिन उसने खुद को रोक लिया क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। इस आदमी ने पहले ही खतरे का संकेत दे दिया था। वह क्या कर सकता था सिवाय इसके कि वह प्रार्थना करे कि कुछ गलत ना हो। आखिर चीखना चिल्लाना बेकार था। छोटा सांप। बहुत देर बाद दक्ष ने अपने होंठ खोले। उसने सांप सम्राट को पुकारा। हाँ क्या? सर्प सम्राट ने जवाब में पूछा और उस दिशा में उड़ गया जिस ओर दक्ष ने इशारा किया था। क्या मैं तुम्हें मार सकता हूँ? दक्ष ने पूरे सम्मान के साथ पूछा। हम क्या? सर्प सम्राट ने आश्चर्य से कहा। तुम इस बेचारे राजा को मारना चाहते हो? क्या तुम अब अपनी ईर्ष्या पर काबू नहीं रख सकते? मुझे पता था कि तुम ऐसा लंबे समय तक नहीं कर पाओगे। कौन सा आदमी अपनी आंखों के सामने एक बहुत सुंदर और आकर्षक व्यक्ति के अस्तित्व को स्वीकार कर सकता है? उसने दक्ष को बोलने का मौका दिए बिना कहा। हे भगवान, तुमने मुझे इतना सुंदर क्यों बनाया, यहाँ तक कि मेरा दाहिना हाथ भी मुझसे ईर्ष्या करने लगा है। सर्प सम्राट ने निराशा में आकाश की ओर देखते हुए शिकायत की। तुम मूर्ख हो, मैं तुम्हें इसलिए नहीं मारना चाहता, मैं तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए तुम्हें मारना चाहता हूँ क्योंकि इससे मैं जल्दी या बाद में निश्चित रूप से पागल हो जाऊंगा, दक्ष ने उत्तर दिया और वह सांप सम्राट की बेशर्मी पर आश्चर्यचकित हो गया। तो क्या मैं तुम्हें मार सकता हूँ? उसने पूछा। चे तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हें पता है कि इस सम्राट को बोलते हुए सुनने के लिए कितने लोग मर जाएंगे और तुम मेरा मुंह बंद करना चाहते हो? तुम वाकई एक अजीब आदमी हो। असल में मुझे लगता है कि तुम एक आदमी भी नहीं हो, सांप सम्राट ने कहा। तुम बिल्कुल अलग ही हो। मुझे लगता है कि यह आदमी बेहतर हो रहा है, उसकी बकवास करने की क्षमता बढ़ रही है। मुझे आश्चर्य है कि उसकी बेशर्मी का अंतिम रूप क्या होगा। कुछ ही महीनों में वह एक अच्छा डींग मारने वाला व्यक्ति जिसे मैं समझ सकता था एक ऐसा डींग मारने वाला व्यक्ति बन गया जिसे मैं भी नहीं समझ पाया। दक्ष ने सांप सम्राट को खाली आंखों से देखते हुए कहा। सांप सम्राट ने दक्ष की बात सुनी और शिकायत करने लगा। सर्प सम्राट और दक्ष के बीच लगातार आगे
पीछे होते हुए यात्रा जारी रही। धीरे धीरे दिन बीतते गए और दक्ष और एस्टेरिया साम्राज्य के बीच की दूरी कम होती गई। हमें जल्द ही वहां पहुंच जाना चाहिए। जिस गति से हम यात्रा कर रहे हैं उससे अधिक 4 या 5 घंटे लगेंगे। दक्ष ने अपने हाथों में लिए नक्शे को देखते हुए कहा, यह इस दुनिया का एक नक्शा था जो उसने कियानियो से एकत्र किया था। वह आदमी उसे दिखा रहा था कि वह सनलित किंगडम के एक छोटे से गांव के ऊपर था जो कि किया साम्राज्य के अधीन था। इस गांव के बाद अगला शहर एस्टेरिया साम्राज्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाला था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह कियानी द्वारा शासित भूमि और एस्टेरिया द्वारा शासित भूमि के बीच की सीमा होने जा रही थी। उसे उम्मीद थी कि सीमा पर उच्च सुरक्षा होगी। क्या वह सुरक्षाकर्मी उसे रोकने जा रहा था? यह एक ऐसी बात थी जिसके बारे में उसे भी जिज्ञासा थी। आखिरकार हम वहां पहुंचने वाले हैं। इस यात्रा में समय बहुत तेजी से बीत गया। मुझे तो ये भी एहसास नहीं हुआ कि हम पहले ही इतनी लंबी यात्रा कर चुके हैं। सांप सम्राट ने बड़बड़ा हुए कहा जब उसने सुना कि वे एस्टेरिया साम्राज्य के निकट थे। तुम्हारे लिए यह एक छोटी यात्रा हो सकती है, केवल मैं ही जानता हूँ कि मैंने समय कैसे बिताया। दक्ष ने आंखें घुमाते हुए कहा। वे दोनों बिना किसी देरी के यात्रा पर आगे बढ़ते रहे और जल्द ही एस्टेरिया की सीमा के पास पहुंच गए। जैसा कि दक्ष ने उम्मीद की थी, सबसे पहले उसने देखा कि टेंट एक लंबी कतार में लगे हुए थे। टेंट पूरी सीमा पर फैले हुए थे। टेंट के बाहर कुछ सैनिक दूर से दिखाई दे रहे थे। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, यह कियानी सेना की पोशाक है। भले ही युद्ध विराम पर है, फिर भी सैनिकों को सीमा पर रखा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी कियानी पर हमला करने के लिए अंदर न घुस जाए। दक्ष ने टेंट के बाहर खड़े सैनिकों की वर्दी को देखकर बुदबुदा आया। एस्टेरिया सेना को दूसरी तरफ होना चाहिए। वहां पर कियानी साम्राज्य के कुछ झंडे भी लगे हुए थे। वह उनका अभिवादन करने के लिए नहीं रुका और उड़ता रहा। सैनिकों के सिर के ऊपर से उड़ते विशालकाय सांप ने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। एक जानवर, यह पहली बार है जब मैं इस तरह का जानवर देख रहा हूँ, एक गार्ड ने बड़बड़ाया। जब वे सांप को देख रहे थे तो वे उसके नीचे थे, लेकिन वे उसके ऊपर दक्ष को नहीं देख पाए। उन्हें लगा कि यह कोई जानवर है जो एक जगह से दूसरी जगह उड़ रहा है। ये बहुत धीमी गति से उड़ रहा है। यह उतना अच्छा नहीं होगा। ये देखने में भी बदसूरत लगता है। अगर ये थोड़ा और तेज होता या थोड़ा अच्छा दिखता तो मैं इसे पकड़ने की कोशिश करता। हालांकि यह एक घटिया जानवर है, दूसरे गार्ड ने कहा। सर्प सम्राट कुछ दूरी पर उड़ रहा था, लेकिन वह अभी भी उन लोगों की बातें सुन पा रहा था जिन्होंने उसका अपमान किया था। ये कमीने, देखो मैं इन्हें सबक सिखाता हूँ। उसने गुस्से में कहा, चुप रहो, तुम कुछ नहीं करोगे। अगर तुमने नीचे जाने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। दक्ष ने सांप सम्राट से कहा, लेकिन इन लोगों ने इस सम्राट का अपमान किया है। मैं धीरे धीरे इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था और वे मुझे इसके कारण कचरा कहते हैं। सांप सम्राट ने झल्लाहट में कहा, वे केवल वही सोच रहे हैं जो मैं चाहता हूँ कि वे सोचे। यदि यह एक धीमा और बेकार जानवर है तो कोई भी इसे पकड़ने की परवाह नहीं करेगा। इसके अलावा एक बेकार जानवर को दुश्मन साम्राज्य में जाने से नहीं रोका जा सकता है। दक्ष ने सांप सम्राट को सूचित किया। दूसरी ओर अगर जानवर उनकी नजर में थोड़ा भी खास होता तो सबसे पहले सैनिक नहीं चाहते कि वह जानवर दुश्मन के इलाके में जाए। इसके बजाय वे खुद जानवर को पकड़ने की कोशिश करते ताकि वे उसका इस्तेमाल कर सके। हमारे उद्देश्य के लिए यह बेहतर है कि वे आपको कचरा समझे। उन्होंने आगे कहा, इसके अलावा भले ही वे तुम्हें कुछ कमतर समझते हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? वे सभी हमारे लिए बेकार लोग हैं। क्या तुम सभी बेवकूफ को ये सिखाते फिरोगा कि तुम कितने खास हो? क्या तब तुम्हारे पास कोई सम्मान भी बचेगा? एक समझदार व्यक्ति बनो और ज्यादा प्रतिक्रिया करना बंद करो, बस उड़ते रहो। दक्ष ने जोर देते हुए स्नेक मोना की पीठ थपथपाई। हम सिर्फ इसलिए कि तुम ये कह रही हो मैं उनके लिए परेशानी खड़ी नहीं करूंगा, लेकिन मैं कोई कूड़ा नहीं हूँ। सांप सम्राट ने अनिच्छा से सहमति जताते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम नहीं हो, चिंता मत करो। दक्ष ने जवाब दिया। सांप सम्राट उड़ता रहा और जल्द ही किया कि सैनिकों के पास से उड़ गया। कुछ समय बाद वो उस जगह पर पहुंच गया जहां एस्टेरिया सैनिकों के तंबू थे। दुर्भाग्य से एस्टेरिया सैनिकों ने उन्हें सांप सम्राट के करीब पहुंचने से पहले ही देख लिया। इससे उन्हें ऊपर बैठे दक्ष का भी नजारा देखने को मिला। हम कियानी यहाँ किसी को भेज रहा है और केवल एक व्यक्ति, यह किस तरह का हमला है? एस्टेरिया गार्ड्स में से एक ने असमंजस में बड़बड़ आया, तुम बहुत संदिग्ध हो मेरे दोस्त। अगर यह आखिर था तो वे एक व्यक्ति को क्यों भेजेंगे? ये कोई दूत होगा जो उनके पास से कोई संदेश लेकर हमारे पास आ रहा है, शायद उन्हें कुछ कहना हो। दूसरे गार्ड ने कहा, ये सही है, हम युद्ध विराम के तहत है। भले ही वे हम पर पीछे से हमला करना चाहते हो, वे इस तरह नहीं आएंगे, केवल मूर्ख ही सामने से हमला करेंगे, वह भी एक अकेले आदमी के साथ। एक अन्य गार्ड ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और भारी आवाज गूंजी। सभी पहरेदार ने उस आदमी की ओर देखा जिसने यह बात कही थी और वे एक स्वर में बोले, कप्तान लाल बालों वाला वह आदमी जिसने अभी अभी बात की थी, वह कोई और नहीं बल्कि एस्टेरिया सेना का कैप्टन था जो यहाँ हमले का नेतृत्व कर रहा था। उस आदमी के बारे में कहा
कहा जाता था कि वो एक सख्त व्यक्ति था, कहा जाता था कि उसे बेवकूफ बनाना असंभव था क्योंकि वह एक पाठ्य पुस्तक रणनीतिकार था। वह हांजीमंत के नाम से जाने जाते थे। हांजीमंतियान कभी जोखिम नहीं उठाते थे, भले ही शॉर्टकट लेना आसान हो, लेकिन वे उचित प्रोटोकॉल का पालन करते थे। अगर उन्हें लंबा रास्ता लेना था तो शॉर्टकट होने के बावजूद वे लंबा रास्ता ही अपनाते थे। वह एक कदम आगे बढ़ा और उसने दूर से एक सांप की ओर देखा जो दक्ष को उठाकर उनकी ओर उड़ रहा था। हम लापरवाह नहीं हो सकते, कौन जानता है, शायद उन्होंने अकेले ही हमसे लड़ने के लिए कोई शक्तिशाली कल्टिटर भेजा हो, या शायद वे चाहते हो कि हम उन्हें कम आंखें, हम अपना कमजोर पक्ष नहीं दिखा सकते, इसे एक वास्तविक खतरे की तरह ले और उन्हें दिखाएं कि हम आलसी बेवकूफ नहीं है जो युद्ध विराम के कारण लापरवाह हो जाएंगे। उसने धीरे से कहा, हम बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो सकते। मुझे याद नहीं है कि मैंने इस जानवर को देखा था और हम इतने लंबे समय तक की आंधी से लड़ते रहे। इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि यह आदमी उस सेना का हिस्सा नहीं था जो हम पर हमला कर रही थी। इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि यह आदमी की आंधी की शाही राजधानी से यहाँ आया है। भले ही वह कोई संदेश लेकर यहाँ आया हो, फिर भी उसे एक शक्तिशाली योद्धा की तरह ही माना जाना चाहिए। हांजीमंत ने कहा, हाँ कप्तान, सभी गार्डों ने एक स्वर में कहा। वे सभी आगे बढ़े और उचित संरचना में खड़े होकर दक्ष को रोकने के लिए अपने हथियार निकाल लिए। हांजीमंतियान बाकी लोगों से कुछ कदम आगे खड़ा था। वह अकेला व्यक्ति था जिसके हाथ में इस समय कोई हथियार नहीं था। कप्तान, क्या मैं तंबू से आपकी तलवार ले आऊं? एक पहरेदार ने हांजीमटन से पूछा। कोई बात नहीं, मेरे पास एक और तलवार है, जब मुझे इसकी जरूरत होगी तो मैं इसे दिखा दूंगा। अभी के लिए यह बेहतर है कि मेरे पास ये ना हो। हांजीमंत ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। उसके बहुत से आदमी यह जानने को उत्सुक थे कि उसने ऐसा क्यों कहा कि उसके लिए बेहतर यही है कि उसके हाथ में तलवार ना हो, लेकिन उन्होंने पूछने की हिम्मत नहीं की। दक्ष ने दूरी पर गार्डों को भी देखा था जो लड़ने के लिए तैयार लग रहे थे। मुझे कहना होगा कि एस्टिया गार्ड्स की आंधी से अधिक सतर्क है। उन्होंने न केवल मुझे देखा बल्कि रोकने के लिए भी तैयार थे। उन्होंने अपनी ठड्डी को रड़ते हुए कहा, क्या ये ठीक नहीं है? क्या तो पकड़े नहीं जाना चाहते थे? बेशक जब हम इतनी धीमी गति से चलेंगे तो वे हमें देख लेंगे। इसके अलावा उन्हें हमारी दिशा के प्रति सतर्क रहना चाहिए क्योंकि हम उनके दुश्मनों की दिशा से आ रहे हैं। सांप सम्राट ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि यदि हम इस दिशा से उनकी ओर जा रहे होते तो पीछे बैठे लोग भी हमें दूर से देख लेते। दिलचस्प है, दक्ष ने सांप सम्राट की आवाज सुनते ही कहा। क्या दिलचस्प है? मुझे मत बताओ कि तुम यह नहीं जानते थे, सांप सम्राट ने पूछा। बेशक मुझे ये पता था, जैसा कि तुमने कहा यह जानबूझकर किया गया था, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसलिए मैंने पहले से ही शरारत का मुखौटा सक्रिय कर रखा था। उन्होंने आगे कहा, मैंने इसे दिलचस्प इसलिए कहा क्योंकि यह जानना दिलचस्प है कि आपके पास भी यह समझने के लिए दिमाग है कि उन्होंने हमें क्यों देखा। ईमानदारी से कहूं तो मैंने आपसे इसकी उम्मीद नहीं की थी। यह आश्चर्यजनक है। ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरा अपमान कर रहे हो? सर्प सम्राट ने असमंजस में बड़बड़ा। अपमानजनक? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूं, जाहिर है, दक्ष ने अपने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ कहा। सांप सम्राट से निपटना कष्टप्रद था, लेकिन उसे उस आदमी को चिढ़ाने में कुछ मजा भी आया। ओह, ये प्रशंसा है, यह अच्छी बात है। सांप सम्राट ने सिर हिलाया क्योंकि उसे दक्ष के शब्दों पर विश्वास हो गया था। तुम्हें जल्दी ही नीचे चले जाना चाहिए। अगर हम नहीं गए तो हम पर उनके हमले हो जाएंगे। चूंकि हम इतने खुलेआम जा रहे हैं, इसलिए हमें उचित सम्मान के साथ प्रवेश करना चाहिए, दक्ष ने सर्प सम्राट को आदेश दिया। सर्प सम्राट ने नीचे जाने के दौरान दक्ष के आदेश को स्वीकार कर लिया। सांप सम्राट नीचे चला गया और हांजीमंत से कुछ मीटर दूर जाकर रुक गया। वह जमीन से ऊपर तैरने लगा। दक्ष सांप सम्राट से नीचे कूद गया और चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उन लोगों की ओर चला गया। नमस्कार एस्टेरिया के युवकों, मैं ट्रिसिन का राजकुमार पेइजन हूँ। मुझे लगता है कि आप पहले से ही जानते होंगे कि मैं और कुछ अन्य लोग हमारी दुनिया की खातिर दूसरी दुनिया में चले गए थे। अब जब मैं वापस आ गया हूं तो मुझे घर वापस जाने के लिए आपके साम्राज्य से होकर गुजरना होगा। दक्ष ने सम्मान पूर्वक कहा। तुम मूर्ख हो, तुम क्या कर रहे हो? मिंगू के भाई ने कि आदि को नहीं बताया कि पेजैन ने उसे मार दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसने अपने साम्राज्य को नहीं बताया होगा। अगर उन्हें पता चलेगा कि तुमने उनके राजकुमार को मार दिया है तो ये लोग तुम पर हमला कर देंगे। दक्ष के सिर में जुन की शिकायत भरी आवाज गूंजी जैसे ही उसने अपना परिचय दिया। चिंता मत करो, वे नहीं जानते कि पेजैन ही वह व्यक्ति है जिसने उनके राजकुमार पर हमला किया था। मिंगू के भाई ने किया को पेजैन और ट्रिसिन की योजना के बारे में नहीं बताया। वे नहीं चाहते कि आंडी को अभी पता चले। दक्ष ने अपने विचारों का उपयोग करते हुए जुम को उत्तर दिया। बेशक वे कुछ गार्डों को इसके बारे में नहीं बताएंगे। वे इस समय इसके उजागर होने का जोखिम क्यों उठाएंगे? ऐसा कोई तरीका नहीं है कि यह लोग पेजैन के बारे में कुछ भी बुरा सोचे। अगर आप चाहे तो मैं इस पर शर्त भी लगा सकता हूं, उन्होंने आगे कहा। क्या शर्त? जुन ने अनजान बनते हुए कहा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वे लोग दक्ष पर हमला नहीं कर रहे थे। वह
सही था, कोई शर्त नहीं होगी, उसने आगे कहा। दक्ष ने उसकी प्रतिक्रिया सुनकर मुस्कुराया। जो वह सोच सकती थी वह भी सोच सकता था। राजकुमार जैन, तुम वापस आ गए, यह अच्छी बात है। बेशक तुम इस साम्राज्य से होकर जा सकते हो, तुम हमारे दोस्त हो आखिरकार, जीमंतयान ने कहा और उसका स्वर बदल गया। उसने थोड़ा और सम्मान के साथ बात की, लेकिन फिर भी हमें औपचारिकता निभानी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि आप वास्तव में प्रिंस जैन हैं और कोई उनका प्रतिरूपण नहीं कर रहा है। क्या आप मुझे टिशेन की शाही मोहर दिखा सकते हैं? उन्होंने आगे पूछा। उसने पे को देखा था और चेहरा उससे मिलता जुलता था। उसे यकीन था कि उसके सामने खड़ा आदमी पे जैन ही था। हालांकि साम्राज्य में प्रवेश करने से पहले सभी राजघरानों की पहचान की जांच करना अभी भी औपचारिकता थी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो प्रवेश करने के लिए दूसरे साम्राज्य के राजघरानों का भेष बदलने की कोशिश कर रहे थे। बेशक, दक्ष ने शांति से जवाब दिया, उसके पास पहले से ही पे जैन की अंगूठी थी, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। यही कारण है कि उसने खुद को दिखने दिया। अगर वह छिपकर भागने की कोशिश करता और पकड़ा जाता तो ये खुद को पे जैन साबित करने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता। उन्होंने पे जैन के भंडारण रिंग से एक स्क्रॉल निकाला। उसने स्क्रॉल खोला और स्क्रॉल पर रखी एक रहस्यमय मोहर को प्रकट किया। ये कुछ ऐसा था जो उसकी प्रामाणिकता को साबित करता था। इसमें एक गहरे रंग का मुकुट का प्रतीक भी था, जो दर्शाता था कि वह न केवल ट्रिसिन का एक राजघराना था, बल्कि वह वर्तमान सम्राट के बाद सिंहासन के लिए अगला व्यक्ति भी था। ये सही है, यह असली मोहर है। राजकुमार जैन, हमें खेद है कि हमने आपको इसे दिखाने के लिए कहा, आप इसे देख सकते हैं। हम जीआई मंटर ने कुछ सेकंड तक स्क्रॉल को देखने के बाद घोषणा की। दक्ष ने स्क्रॉल को वापस रोल किया और उसे अपने स्टोरेज रिंग में रख लिया। यह एक उपयोगी चीज थी जो बाद में भी काम आ सकती थी। वो इसे खोना नहीं चाहता था। वह सर्प सम्राट के पास वापस गया और उस पर चढ़ गया तथा फिर सर्प सम्राट को पुनः उड़ान भरने का आदेश दिया। सर्प सम्राट ने वैसा ही किया जैसा दक्ष ने कहा था और हवा में ऊपर उठने लगा। मैंने सुना है कि राजकुमार जैन के पास एक बहुत ही बदसूरत पालतू जानवर था। यह वही सांप होगा? मुझे लगता है कि अफवाहें सच थी। एस्टेरिया गार्डों में से एक ने सांप सम्राट को जाते हुए देखा और बुदबुदा आया। सौभाग्य से सर्प सम्राट इतना नजदीक नहीं था कि वह ये बात सुन सके, अन्यथा वह उसे बदसूरत कहने वाले इस आदमी को बहुत बुरी तरह से मार डालता। तुम मिंगू को कब बताओगे कि उसका भाई जीवित है? काफी देर तक शांतिपूर्ण उड़ान भरने के बाद जुन ने दक्ष से पूछा, यह उसके लिए एक आश्चर्य होगा। मैं उसके घर पहुंचने से पहले उसे नहीं बताऊंगा। हालांकि मैं उसके हैरान होने वाले चेहरे को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। यह मजेदार होगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। एस्टेरिया साम्राज्य के शाही शहर के अंदर एक विशालकाय सांप उड़ता हुआ आया। इसने नागरिकों की बहुत उत्सुक निगाहों को आकर्षित किया। नागरिकों ने कई अजीब जानवर देखे थे, लेकिन एक विशाल सांप पहली बार देखा गया था। उनकी उत्सुकता केवल कुछ सेकंड तक ही रही, क्योंकि कोई भी सांप सम्राट को लंबे समय तक नहीं देख पाया। एक नए जान को देखना दिलचस्प था, लेकिन सर्प सम्राट उतना मजबूत नहीं लग रहा था, इसलिए उनकी जिज्ञासा जल्द ही शांत हो गई। उस बड़े महल के सामने उतर जाओ, वह शाही महल होना चाहिए, दक्ष ने सांप सम्राट से कहा और दूरी पर एक खूबसूरत महल की ओर इशारा किया। अगर तुमने मुझे नहीं बताया होता तो भी मुझे पता होता। क्या तुम सच में सोचते हो कि यह राजा महल को नहीं पहचान पाएगा? सांप सम्राट ने व्यंग्यात्मक ढंग से उत्तर दिया। रॉयल पैलेस रॉयल सिटी के भीतर सबसे ऊंची इमारत थी। ये दूर से ही दिखाई देता था, इसे ढूंढना आसान नहीं था। सर्प सम्राट ने अपनी गति बढ़ा दी और सीधे शाही महल की ओर उड़ चला। जैसे जैसे वह शाही महल के करीब पहुंचा, उसने कम ऊंचाई पर जाना शुरू कर दिया। शाही महल शक्तिशाली रक्षकों से घिरा हुआ था और किसी को भी शाही रक्षकों की अनुमति के बिना उसके पास जाने की अनुमति नहीं थी। एक विशालकाय जानवर को राजमहल के निकट आते देख पहरेदार अपने पंखों वाले जानवरों पर चढ़ गए और हवा में उड़ गए। धीरे चलो, मुझे लगता है कि वे पहले हमें रोकना चाहते हैं, दक्ष ने सांप सम्राट से कहा। सर्प सम्राट ने पूरी तरह से रुकने से पहले अपनी गति धीमी कर ली थी। रॉयल गार्ड के गार्ड अपने नेता के नेतृत्व में दक्ष पहुंचे। उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी लंबी काली मूछें उसके सफेद बालों के बिल्कुल विपरीत थी। वह महल की बाहरी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। आप कौन है और आप किस उद्देश्य से महल में आए हैं? सफेद बालों वाले व्यक्ति ने दक्ष से पूछा। दक्ष ने उस आदमी को देखा जो कुछ हद तक अजीब लग रहा था। वह मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि सांप सम्राट उस आदमी को कुछ बुरा ना कहे। वह स्नैक मोना को जानता था और इस आदमी की शक्ल देखकर उसे लगा कि उसका डर सच होने वाला है। वह बस यही उम्मीद कर सकता था कि किसी अप्रत्याशित चमत्कार के जरिए स्नैक मोनाक समझदार हो जाएगा। दुर्भाग्यवश उनकी सबसे बुरी आशंकाएं सच होने में कुछ मिनट भी नहीं लगे। सर्प सम्राट ने शिकायत करते समय अपना मुंह बंद रखने में ईमानदारी से असफलता पाए। तुम बहुत बदसूरत लग रहे हो मेरे दोस्त, तुम्हें अपनी मूछें कटवा लेनी चाहिए, ये तुम पर अच्छी नहीं लगती। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे चेहरे पर यह चीज है। मूछें लोगों पर अच्छी लगती है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने कुत्ते की दुम को फुटबॉल पर चिपका दिया हो, जो मूछों के बिना इंसान के चेहरे जैसा नहीं लग सकता, सांप सम्राट ने अचानक कहा। दक्ष ने सर
सम्राट की ओर शून्य दृष्टि से देखा और अपने चेहरे पर हाथ मारा। दूसरी ओर शाही सरदार को शर्मिंदगी से अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हो रहा था। वह गुस्से में था, लेकिन वह अभी भी पीछे से अपने कुछ शाही रक्षकों की हंसी सुन सकता था। आप उसने सांप सम्राट को गाली देने के लिए अपने होंठ खोले, लेकिन दक्ष ने उसे रोक दिया। कृपया मेरे जानवर को अनदेखा करें, इसके दिमाग में कोई समस्या नहीं है, ये केवल बुरी बातें करना जानता है। कृपया इसे गंभीरता से न ले, यह आईने में अपना चेहरा देखकर भी व्यक्ति के बारे में बुरी बातें करता है। इस आदमी पर अपना समय बर्बाद न करें। दक्ष ने स्थिति को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं सबको बदसूरत कहता हूँ? बिल्कुल नहीं, ये सच है कि कुछ लोग बदसूरत दिखते हैं और मैंने शिकायत भी की थी, लेकिन कोई भी इस आदमी जितना बुरा नहीं दिखता। ईमानदारी से कहूँ तो यह अप्रिय है, मैं यह उसके भले के लिए कह रहा हूँ, उसे अपनी मनसे मुंडवा लेनी चाहिए। सांप सम्राट ने बिना एक पल भी सोचे जवाब दिया। उन्होंने आगे कहा, या फिर कोई उसे युद्ध में पहले मार सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह चीज दुनिया में मौजूद ही ना रहे। इस कमीने में कसम खाता हूँ कि मैं आज इसे मार डालूंगा। शाही सरदार ने गुस्से में दते हुए अपनी तलवार निकाली। बिल्कुल, युद्ध में लोग तुम्हारा चेहरा देखकर यही कहेंगे, हालांकि तुमने एक शब्द भूल गया, वे तुम्हें बदसूरत नहीं कहेंगे, इसके बज वे तुम्हें बदसूरत कहेंगे। सांप सम्राट ने बिना एक सेकंड भी सोचे उत्तर दिया, चुप रहो बेवकूफ, बकवास करना बंद करो। दक्ष सांप सम्राट को डांटने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि उसने देखा कि वह लगातार गार्डों के नेता का मजाक उड़ा रहा था। यहाँ वह एक अच्छा प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहा था और यह सांप पहली बैठक में गार्ड के साथ पूर्ण युद्ध का कारण बनने की कोशिश कर रहा था। उसे इस आदमी को रोकने की जरूरत थी, लेकिन मैं तो केवल सच बता रहा हूँ, मुझे परवाह नहीं है। ये समय आपकी बकवास के बारे में बात करने का नहीं है, अपना मुंह बंद रखो। सांप सम्राट ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन दक्ष ने उसे अपनी बात पूरी भी नहीं करने दी। सांप सम्राट अपनी आंखें घुमाते हुए मुंह फुलाए बिना नहीं रह सका। उसे दक्ष पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने आंखें बंद करके सुनने का फैसला किया। सफेद बालों वाला आदमी अभी भी स्नेक मोना को घूर रहा था, लेकिन दक्ष को इस दुष्ट प्राणी को डांटते हुए देखकर उसे दक्ष के बारे में अच्छी धारणा हो गई और उसे लगा कि लॉन्क्लेन सही कह रहा था कि यह आदमी हमेशा बकवास करता है। वह इसे दक्ष के चेहरे पर देख सकता था। मैं एक बड़ा आदमी बनने को तैयार हूँ और एक बेवकूफ जानवर की बेवकूफी भरी बातें तुम्हारे सिर पर नहीं थोपना चाहता, सफेद बालों वाले आदमी ने दक्ष से कहा और उसने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया। तो मुख्य विषय पर वापस आते हैं, आपने एस्टेरिया के रॉयल पैलेस से संपर्क क्यों किया? उन्होंने आगे पूछा। मैं यहाँ महामहिम से मिलने आया हूँ, मुझे राजकुमारी मियो के ठिकाने के बारे में कुछ जानकारी है, कृपया मुझे जल्दी से उनसे मिलने दीजिए। दक्ष ने पूरी गंभीरता से रॉयल गार्ड से कहा, हम राजकुमारी मिंगू कहाँ है? उसका क्या मतलब है? वह बहुत पहले लापता हो गई थी, क्या उसने उसे ढूंढ लिया? दक्ष की बात सुनकर अविश्वास में आपस में बात करने लगे, यहाँ तक कि सफेद बालों वाला आदमी भी हैरान रह गया। उसका मुंह खुला रह गया क्योंकि उसे शब्द बनाने में मुश्किल हो रही थी। वह लड़की वह मिल गई, उसे लापता हुए बहुत समय हो गया है। उन सभी को लगा कि उनके दुश्मनों ने उसका अपहरण कर लिया है और उसे मार दिया है, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह जीवित है तो वे बहुत खुश हुए। क्या वह जीवित है? उसने काफी देर बाद लाते हुए पूछा। ये सही है, वह न केवल जीवित है बल्कि पूरी तरह सुरक्षित है, इसलिए कृपया मुझे अपने सम्राट के पास ले चलो, मैं उसे सब कुछ बताना चाहता हूँ। दक्ष ने उत्तर दिया, हमें तुम पर क्यों विश्वास करना चाहिए? क्या होगा अगर तुम एक हत्यारे हो जो सिर्फ महामहिम की हत्या करने के लिए उनके करीब जाना चाहता है? हमें बताओ कि वह कहाँ है और हम महामहिम को बता देंगे। सफेद बालों वाले आदमी ने इससे कहा। हालांकि वह उस आदमी पर विश्वास करना चाहता था, लेकिन वह दक्ष को इतनी आसानी से सम्राट के करीब नहीं आने दे सकता था। मुझे खेद है, लेकिन राजकुमारी मिंग्यू ने मुझे खुद यहाँ भेजा है, वह खतरे में है और यदि आपने मुझे जल्दी महामहिम से मिलने नहीं दिया तो वह मर भी सकती है। चीजों में देरी करना बंद करें, दक्ष ने आग्रह पूर्वक जोर दिया। कृपया मेरा विश्वास करें, जब महाराज आपकी सुरक्षा में है तो मैं उन्हें कैसे मार सकता हूं? अगर आप यही चाहते हैं तो मैं उनसे 50 मीटर दूर रहूंगा, बस मुझे उनसे बात करने दीजिए, मुझे बस इतना ही चाहिए। आप सभी उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें घेरे रख सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर यह इतना जरूरी है तो आप हमें क्यों नहीं बताते कि वह कहाँ है? मैं अपनी जिंदगी की कसम खाता हूँ कि मैं महामहिम को आपकी कही हुई हर बात बता दूंगा, सफेद बालों वाले आदमी ने कहा और उसने हिलने से मना कर दिया। आप बेवजह देरी कर रहे हैं। मैं नहीं, दक्ष ने बार बार अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हें नहीं बता सकता, राजकुमारी मिंग्यू ने मुझसे वादा किया था कि मैं उसके बारे में केवल उसके पिता को ही बताऊंगा। उसने कहा कि वह दूसरों पर भरोसा नहीं करती और किसी भी स्थिति में मुझे दूसरों को नहीं बताना चाहिए। मैं आपको ये बताकर पहले ही कुछ नियम तोड़ रहा हूँ कि मैं उसके बारे में जानता हूँ। कृपया मुझे और अधिक बताने के लिए मजबूर न करें, क्योंकि मैं नहीं बता सकता। मेरा अपना वादा तोड़ने का कोई इरादा नहीं है। दक्ष और सफेद बालों वाला आदमी मुश्किल में फंस गए थे, उनमें से कोई भी हार मानने को
तैयार नहीं था। दक्ष ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वह मिंगू को उसके पिता के सामने लाकर उसे आश्चर्यचकित करना चाहता था। अगर उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं होती तो वह अपनी बात को साबित करने के लिए उसे अभी बुला सकता था और पुरुषों को उसके सामने झुकने पर मजबूर कर सकता था। फिर भी कुछ संभावना थी कि वे उस पर शक कर सकते थे और सोच सकते थे कि वह राजकुमारी का धूम कर रही है। एक पिता उसे बेहतर तरीके से जान सकता था और वह जान सकता था कि वह उसकी असली बेटी है। ऐसा होना बेहतर था। इससे उन्हें कई उलझनों से बचने में मदद मिली। गार्डो का सफेद बालों वाला नेता गहरी सोच में डूब गया। उसे लग रहा था कि दक्ष हार मानने वाला नहीं है और यह बात सही भी थी क्योंकि उसने राजकुमारी मिंगू से वादा किया था। उसने गहरी सांस ली और फिर आह भरी, ठीक है, मैं तुम्हें महामहिम से मिलवा दूंगा, लेकिन तुम्हें बाहर इंतजार करना होगा। मैं अंदर जाकर उन्हें सूचित करूंगा और उनकी सुरक्षा के लिए अन्य चीजों का इंतजाम करूंगा। मैं स्वीकार करता हूं। दक्ष ने सिर हिलाया। यह अच्छी बात है। सफेद बालों वाले आदमी ने स्वीकार किया। उसने अपने आदमियों की ओर देखा और आदेश दिया, तुम सब यही रहो और इस आदमी पर नजर रखो, मैं अभी वापस आता हूं। उन्होंने वापस उड़ान भरने से पहले कहा, सुनिश्चित करें कि कोई गलती ना हो। दक्ष और पीछे खड़े होकर एक दूसरे पर नजर रख रहे थे। इसके बाद मौन का दौर चला जो कुछ मिनटों तक चला और जिसे सर्प सम्राट ने तोड़ा। अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगातार उस आदमी का चेहरा नहीं देखना पड़ता। मुझे खुद पर बहुत नियंत्रण रखना पड़ा। हालांकि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। उस आदमी को वाकई अपनी मच्छे मुंडवा लेनी चाहिए। यह उसे शोभा नहीं देता। क्या मैं सही कह रहा हूं? उसने पूछा, लेकिन उसका सवाल इस बार दक्ष के लिए नहीं था। वह पीछे रह गए गार्ड से पूछ रहा था। पहरेदार एक दूसरे की तरफ देखने से खुद को रोक नहीं पाए। उनमें से कुछ तो जोर से हंसने लगे। मुझे लगता है कि उसे दाढ़ी बनाने की जरूरत है, यह उसे शोभा नहीं देता। एक गार्ड ने कहा, यार अब समय आ गया है कि कोई उसे सच बताए। हम में से कोई भी उसे सच नहीं बता सकता क्योंकि वह हमारा नेता है। तुम उसे वही बताओ जो हम सब कहना चाहते थे। एक और गार्ड ने हंसते हुए कहा, यह सही है, हमारे नेता को बिल्कुल भी होश नहीं है। तीसरे गार्ड ने कहा। एक के बाद एक गार्डों ने सर्प सम्राट के तीखे रुख के समर्थन में आवाज उठाई जिससे उसकी ताकत और बढ़ गई। देखा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं बकवास नहीं करता। मैंने ये साबित कर दिया। वे सब भी मानते हैं कि मैं सही था। बकवास तो तुम ही करते हो, मैं तो सच ही बोलता हूँ। तुम सच ही बोलती हो, मानो मैं उस पर यकीन कर लूंगी। दक्ष ने कहा, तुम जितनी शेखी बगार हो, कोई मूर्ख ही यह मान लेगा कि तुम हमेशा सच बोलते हो। दक्ष ने सांप सम्राट की ओर इशारा करते हुए कहा, ईमानदारी से कहूँ तो कुछ बातों में आप सही थे। मुझे उन पर अच्छी नहीं लगती, लेकिन आपने उस आदमी का अपमान करने में कुछ ज्यादा ही कर दिया। उन्होंने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें भी लगता है कि वह बदसूरत लग रहा था तो तुम्हें ये कह देना चाहिए था। हम उसे आईना दिखाकर उस पर एहसान कर रहे थे। उसे दाढ़ी बनाने की जरूरत है। अब तुम्हारी वजह से उसे लगता है कि मैं बकवास कर रहा था। सांप सम्राट ने आंखें घुमाते हुए कहा, अब जब वह अपनी बदसूरत मूंछों के कारण युद्ध में सबसे पहले मारा जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? तुम, क्योंकि तुम उसे सच नहीं बताना चाहते थे। उसने पूरे जोश में कहा। उसके होठों से एक गहरी आह निकली और उसने कहा, आह, ये दुनिया झूठ से क्यों भरी हुई है? ये सम्राट ही क्यों अकेला है जो हमेशा सच बोलने का बोझ उठाता है? क्यों ये बेशर्म आदमी कभी नहीं सीखेगा? दक्ष ने आंखें घुमाते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, वैसे भी उसे कुछ मत कहो, उसे फिर से अपमानित मत करो। ये उसकी इच्छा है कि वह मूंछ रखना चाहता है या नहीं। आप शिकायत करने वाले कोई नहीं है। इस राजा के पास शिकायत करने के लिए कोई क्यों नहीं है? मैं तो स्वर्ग के सम्राट से भी शिकायत कर सकता हूं और वह बूढ़ा आदमी सम्मान पूर्वक मेरी बात सुनेगा। इसके अलावा वह मेरी नजर के रास्ते में आ रहा है, यही उसकी आजादी खत्म हो जाती है। वह मुझे अपना चेहरा दिखा रहा है। बेशक मैं जो कुछ भी देखता हूं उसके बारे में शिकायत कर सकता हूं। सांप सम्राट ने उत्तर दिया। दक्ष ने जवाब देने के लिए अपने होंठ खोले, लेकिन जब उसने जूम की आवाज सुनी तो वह रुक गया। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि वह समझ जाएगा? तुम इस समय अपना सिर दीवार से मार रहे हो। वह जून से सहमत होने से खुद को नहीं रोक सका। इस स्थिति में ये सही सादृश्य है, लेकिन वह अभी भी हार नहीं मान सकता था। वह सांप सम्राट को वापस लौटने पर रॉयल गार्ड के नेता का अपमान करने नहीं दे सकता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अगर तुमने उसके सामने उसके बारे में कुछ भी कहा तो तुम वापस चले जाओगे और मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा। इसके अलावा मैं लिटिल स्नो से कहूंगा कि वह तुम्हें और भी ज्यादा परेशान करे। दक्ष ने प्रभावी ढंग से उसके खिलाफ धमकी देते हुए कहा, तुम हिम्मत मत करना। इसके अलावा वह मुझे धमका नहीं सकती। मैं राजा हूं, लेकिन फिर भी उससे मत बताना। सांप सम्राट ने तुरंत जवाब दिया, तो आप उसकी मूंछों के बारे में शिकायत नहीं करेंगे? दक्ष ने संदेह से पूछा। सांप सम्राट ने सिर हिलाया। मैं नहीं जाऊंगा, वह एक अच्छे लड़के की तरह है। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। लगभग आधे घंटे के बाद सफेद बालों वाला आदमी वापस आया। मैंने महामहिम से बात की है, वे आपसे मिलने के लिए सहमत हो गए हैं। मेरे साथ आइए, उसने दक्ष से कहा। दक्ष ने बहुत सी चौकस निगाहों के बीच उस आदमी का पीछा किया। उसे शक्तिशाली सुरक्षाकर्मियों के साथ शाही महल
के अंदर ले जाया गया। वह बिना किसी संदेह के सहजता से चलता रहा। वह यहाँ कुछ बुरा करने नहीं आया था, बल्कि उसे ये दिखाना था। सफेद बालों वाला आदमी कभी कभी दक्ष की ओर देखता रहा जब वह उसे सिंहासन कक्ष में ले आया। इस दरवाजे के पीछे हमारा सम्राट है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूं, हमारे अंदर बहुत सारी घातक संरचनाएं हैं। अगर तुम कुछ भी संदिग्ध करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम मारे जाओगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि तुम अपने कामों के प्रति सचेत रहो और हमें तुम्हें गलती से मारने का कोई कारण मत दो। सफेद बालों वाले आदमी ने दक्ष से कहा जब वह एक सुनहरे दरवाजे के सामने खड़ा था। मैं ये सुनिश्चित करूंगा। दक्ष ने स्वीकृति में सिर हिलाया। ये तो बेहतर है, सफेद बालों वाले आदमी ने कहा और दरवाजा खोल दिया, जिससे सिंहासन कक्ष का सुंदर आंतरिक भाग सामने आ गया। दक्ष ने अभी तक अंदर कदम भी नहीं रखा था, लेकिन वह अभी भी उस आदमी को विशाल कमरे के अंत में सिंहासन पर सीधे सामने बैठे हुए देख सकता था। दक्ष ने सिंहासन कक्ष के अंदर कदम रखा ताकि वह जगह को और देख सके। कमरा हर कदम पर पहरेदार से घिरा हुआ था। छत और दीवारों पर कुछ आकृतियां भी देखी जा सकती थी। दक्ष को इन संरचनाओं के बारे में कुछ जानकारी थी और वह जानता था कि यह हमलावर संरचनाएं हैं जो उसे मार सकती हैं। वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। ये संरचनाएं हाल ही में बनी हुई लग रही थी। लगता है कि उन्होंने ये सब मेरे लिए बनाया है। एक साधन संपन्न साम्राज्य से यही उम्मीद की जाती है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो ये बेकार है। वह संरचना तुरंत सक्रिय हो जाएगी, लेकिन हमला मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एकमात्र संरचना जो मेरे लिए परेशानी खड़ी कर सकती है वह यही है, लेकिन जब तक मैं सतर्क रहूंगा मैं उससे भी निपटने में सक्षम हो जाऊंगा। दक्ष ने संरचनाओं को देखते हुए सोचा, मैं क्या सोच रहा हूं, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूं। उसने अचानक सोचा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसे इस जगह को अपना दुश्मन समझने की जरूरत नहीं है। आखिरकार यह मिंगू का घर था, फिर भी सतर्क रहना अच्छा था। यहाँ पर गढ़ और सम्राट के अलावा कोई और नहीं दिख रहा था। उसने सोचा था कि मिंगू का भाई भी यहाँ होगा। दुर्भाग्य से उसने सम्राट के अलावा किसी को नहीं देखा जिसने रॉयल गार्ड की वर्दी नहीं पहनी हुई थी। दक्ष ने अपने ससुर का अभिवादन करते हुए अपना सिर थोड़ा झुकाया। सम्राट को नमस्कार। मुझे बताया गया कि तुम्हारे पास मिंगू के बारे में कुछ जानकारी है। मुझे बताओ वह लड़की कहाँ है? उसे हमें छोड़े हुए बहुत समय हो गया है। मैं उसे फिर से की उम्मीद लगभग खो चुका था। अगर तुम्हें पता है कि वह कहाँ है तो हमें एक सेकंड भी और इंतजार मत करवाओ, सम्राट ने दक्ष से कहा। दक्ष को उस आदमी की आवाज में एक पिता की चिंता महसूस हो रही थी जिसकी उम्मीद थी। मिंगू उसकी इकलौती बेटी थी जो लापता हो गई थी। वह केवल कल्पना कर सकता था कि उसके पिता उसके लापता होने के कारण कितने चिंतित रहे होंगे। लगातार खोजबीन के बाद भी उस आदमी का कोई सुराग नहीं मिला होगा। उस भावना की कल्पना केवल घुटन भरी ही की जा सकती है जब आपको पता ना हो कि आपकी इकलौती बेटी के साथ क्या हुआ, जो हाल ही तक घर पर बिल्कुल ठीक थी। उसने एक साथ अपने बेटे और बेटी को खो दिया था। सौभाग्य से भगवान उसके पक्ष में है। पहले उसका बेटा वापस आ गया और अब वह अपनी बेटी से मिलेगा। दक्ष ने उस आदमी को देखते हुए सोचा। वह खुश था कि मिंगू का पूरा परिवार सुरक्षित था। वह बहुत उत्साहित था। कुछ ही पलों में मिंगू अपने पिता से मिलने जा रही थी। क्या वह रोएगी या उसे ये सब एक सपना लगेगा? वह सोचे बिना नहीं रह सका। ये सही है महाराज, मैं आपकी बेटी के बारे में जानता हूँ, लेकिन मैंने एक बात पर झूठ बोला था। दक्ष ने धीरे से कहा, मुझे आपकी बेटी के बारे में पता है, लेकिन मैंने उससे संबंधित एक बात पर झूठ भी बोला था। दक्ष ने सम्राट से कहा। उसके झूठ बोलने की बात सुनकर सम्राट की आंखें चौंधी आ गई। जहां तक पहरेदार का सवाल है, उन्हें भी संदेह हुआ। पहरेदार ने खुद को रोक नहीं पाया और एक कदम आगे बढ़कर अपनी तलवारों की मूठ पर हाथ रख लिया ताकि वे किसी भी समय दक्ष पर हमला करने के लिए तैयार हो जाए। सम्राट लू जनवे के लंबे काले बाल थे और का चेहरा सौम्य था। ऐसा लग रहा था कि वे 40 के आसपास के हैं। उनके सौम्य चेहरे पर कई तरह की काली चीजें थी जिससे वे थके हुए लग रहे थे, लेकिन लू जुनई के अंदर योद्धा की भावना अभी भी बरकरार थी। एक योद्धा की तरह उसकी तीखी नजरें दक्ष पर घूर रही थी। तुमने किस बारे में झूठ बोला? सम्राट, आपकी बेटी वह खतरे में नहीं है, लेकिन ये सच है कि मुझे पता है कि वह कहाँ है। वह मेरे साथ है और बिल्कुल ठीक है, दक्ष ने तेजी से काम करते हुए समझाया। वह तुम्हारे साथ है, फिर तुमने झूठ क्यों बोला? क्या तुमने उसका अपहरण किया है? क्या तुम किसी अनजान व्यक्ति को चाहते हो? हमें बताओ कि तुम क्या चाहते हो? सम्राट लू जुनवेई ने लज्जे से पूछा। उसकी आंखों में अपनी बेटी के लिए एक पिता की चिंता साफ झलक रही थी। दक्ष को यकीन था कि अगर वह इस सम्राट से इस साम्राज्य का सारा धन भी मांग ले तो भी वह शायद ही हिचक जाएगा। मेरे पास एक खजाना है जिसमें इंसान रह सकते हैं, केवल मैं ही उस तक पहुंच सकता हूं। हालांकि मैं आपकी बेटी को यात्रा में सुरक्षित रखने के लिए उस खजाने में यहां लाया हूं। अगर आप मुझे अनुमति दे तो मैं उसे बाहर लाना चाहूंगा, दक्ष ने धीरे से कहा। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसके पास एक ऐसा खजाना है जिसके अंदर मनुष्य रह सकते हैं। यद्यपि यह खजाना महंगा था और जहां से आया था वहां इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, फिर भी यह खजाना यहाँ चौंकाने वाली बात नहीं थी। उसके सामने वाला आदमी आखिरकार एक उच्च रैंकिंग वाली दुनिया
का सम्राट था, उसके लिए इस तरह की चीजें होना सामान्य बात थी, इसलिए इस खजाने के लिए इस आदमी के उसके पीछे आने का कोई खतरा नहीं था, लेकिन उसे अभी भी खजाने का उपयोग करने के लिए अनुमति की आवश्यकता थी। यह एक कलाकृति थी और जब मिंग्यू बाहर आएगा तो ये खतरनाक होने वाला था, क्योंकि संरचनाएं उन पर हमला करने के लिए सक्रिय हो सकती थी, भी उस पर हमला कर सकते थे क्योंकि वह आगे बढ़ता, इसलिए उसने ऐसी बातें शुरू में ही बताना बेहतर समझा। वह तुम्हारे साथ यहाँ है, सम्राट ने आश्चर्य से कहा। वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सका क्योंकि एक पिता की इच्छा ने सम्राट की गरिमा को छीन लिया था, जिससे वह चिंता में खड़ा हो गया। ये सही है, वह मेरे साथ है, मैं उसे बाहर लाने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं ताकि हम पर हमला ना हो। मैं आपकी अनुमति के बिना कुछ नहीं करूंगा, दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। ठीक है, सम्राट ने अपना सिर हिलाया, कोई भी उस पर हमला नहीं करेगा। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया और फिर अपना ध्यान वापस दक्ष पर केंद्रित कर लिया। बस एक बात जान लो, अगर ये तुम्हारी चाल है तो तुम्हें बहुत दर्द सहना पड़ेगा, जिससे मैं तुम्हें गुजरने पर मजबूर कर दूंगा। उसने बैठने से पहले दक्ष को चेतावनी दी। दक्ष ने सिर हिलाया और कमरे के चारों ओर एक नजर डाली ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसे कमरे के अंदर की स्थिति पता है। साथ ही खुद को और अधिक सुरक्षित और अपने आसपास के माहौल के प्रति जागरूक बनाने के लिए उसने सभी पर नजर रखने के लिए अपनी चेतना को कमरे के अंदर फैला दिया। भले ही यह मियो का घर था, फिर भी उनकी सुरक्षा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। उसने तुरंत अपनी चेतना को नकली दुनिया के अंदर भेज और मन की तलाश की। वह मिंगू को बाहर नहीं लाना चाहता था जब वह स्नान की तलवार पकड़े हुए थी, इसलिए पहले ये देखना आवश्यक था कि वह क्या कर रही थी। जब उसने नकली दुनिया के अंदर देखा तो उसने पाया कि मिंगू पास के जंगल से कुछ जड़ी बूटियां तोड़ रहा था। उन्हें ये संतोषजनक लगा और वे मिंगू को बाहर ले आए। मिंगू नकली दुनिया से बाहर आए और दक्ष के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी पीठ सम्राट की ओर थी। अब हम कहाँ हैं? मिंगू ने दक्ष से पूछा जब उसने उसकी ओर देखा और फिर अपनी बाएं और दाएं ओर दीवारों के पास खड़े गार्डों की ओर देखा। उसकी आवाज पीछे खड़े सम्राट लू जनवे के दिल में तलवार की तरह चुभ गई। सम्राट खुद को खड़ा होने से नहीं रोक सका, उसकी आंखें लाल हो रही थी, उसकी आंखों में भी एक अजीब सी नमी आ गई जब उसे एहसास हुआ कि यह उसकी बेटी की आवाज थी। उसे लगा कि वह पहले जैसी ही दिख रही है, ज्यादा नहीं बदली थी। उसने अपनी आवाज खोली लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। उसने पाया कि वह इतना अभिभूत था कि बोल नहीं सकता था। सौभाग्य से उसने अपनी आंखों में नमी को नियंत्रित किया और सुनिश्चित किया कि वह सबके सामने रो न पड़े। हम एक विशेष स्थान पर हैं मिंगू, मुझे यकीन है कि तुम्हें ये पसंद आएगा, दक्ष ने मिंगू से मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने कहा पीछे देखो। मिंगू ने उसके शब्दों पर भौं से कोड़ ली और धीरे धीरे पीछे मुड़ने लगी। वह जल्द ही उस आदमी के सामने थी जो सिंहासन के सबसे करीब खड़ा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उन आदमियों पर पड़ी उसका दिल धड़कने लगा। वह अपने होठों को खोलने और बंद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी क्योंकि उसका हृदय भारी हो गया था। वह अपने पिता को गले लगाने के लिए उनकी ओर दौड़ी। रुको, एक रक्षक अपनी तलवार मियो की ओर करके उसके और सम्राट के बीच में आ गया। अपनी पत्नी पर तलवार तानते भूल जाऊंगा कि यह उसका घर है, यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी, दक्ष ने गार्ड को चेतावनी दी। अन्य गार्डों ने भी अपने हथियार निकाल लिए और दक्ष पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। एक बच्चे के लिए बहुत बड़े शब्द के नेता ने दक्ष का मजाक उड़ाया। तुम क्या कर रहे हो? मेरी बेटी पर अपनी तलवार तानना। बहुत देर बाद एक वाक्य कहा, लेकिन महाराज ये की आदि की एक योजना हो सकती है, हम किसी को भी उसकी पहचान की पुष्टि किए बिना आपके पास नहीं आने दे सकते। हो सकता है कि उन्होंने आपकी हत्या करने के लिए राजकुमारी का रूप धारण करने वाले किसी व्यक्ति को भेजा हो। हम लापरवाह नहीं हो सकते के नेता ने सम्राट से सम्मान पूर्वक कहा। इससे सम्राट को भी सोचना पड़ा, आजकल किसी का भेष बदलना संभव है। इस आदमी की बातें समझ में आए। क्या होगा अगर वह लड़की उसकी बेटी न होकर किसी ऐसे व्यक्ति की हत्यारी हो जो उसकी बेटी के प्रति उसकी भावनाओं का इस्तेमाल करके उसकी हत्या करना चाहता हो? तुम ये सुनिश्चित करना चाहते हो कि वह असली राजकुमारी मिंगू है? यह आसान है, उससे ऐसी बातें पूछो जो केवल मिंगू ही जानती होगी। लेकिन अगर तुमने उस पर हमला करने की हिम्मत की तो आगे जो कुछ भी होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना, दक्ष ने गार्डों के नेता को चेतावनी दी। क्योंकि वह अपनी जमीन पर खड़ा था, वह उन्हें मिंगया को पकड़ने या उससे भी बदतर उस पर हमला करने की इजाजत नहीं दे सकता था। वह उसकी औरत थी और उसे सुरक्षित रखना उसकी जिम्मेदारी थी। सम्राट लू जुनई ने दक्ष को देखा और प्रशंसा में अपना सिर हिलाया। वह दक्ष की आंखों में ईमानदारी और मिंगू के प्रति देखभाल देख सकता था। वह किसी हत्यारे की तरह नहीं लग रहा था। हत्यारे ऐसे दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति की परवाह नहीं कर सकते। साथ ही उससे लग रहा था कि उसके सामने खड़ी मिंगू ही असली लड़की है। उसकी आंखों में आंसू और चिंता नकली नहीं हो सकती। उसे पहले से ही यकीन था कि वह असली थी। दुर्भाग्यवश उसे अभी भी यह सुनिश्चित करना था। अपने हथियार नीचे कर लो, किसी को भी मेरी बेटी पर निशाना साधने की इजाजत नहीं है, भले ही वह कोई छद्मवेशी हो। लेकिन जब तक मैं इसकी पुष्टि नहीं कर लूं उस पर हमला मत करना। सम्राट लू जुनई ने अपने आदमियों को आदेश दिया, लेकिन महाराज गार्डों के नेता ने पुकारा, कोई बहाना नहीं, तुरंत अपने हथियार नीचे कर दो। सम्राट लू जनवे ने पुकारा, हाँ महाराज। जब पहरेदार ने देखा कि सम्राट कितना
इतना गंभीर है तो उन्होंने जल्दी से अपने हथियार नीचे कर दिए। उन्हें सम्राट की सुरक्षा की चिंता थी, लेकिन वे इतना ही कर सकते थे। यदि वे इस पर अड़े रहे तो इसका अर्थ ये होगा कि वे सम्राट के विरुद्ध है, जो मृत्युदंड योग्य अपराध है। अपने आदमियों को हथियार नीचे करते देख सम्राट ने संतोष से सिर हिलाया। उसने अपनी नजर दक्ष पर घुमाई, जो अभी भी अपना हथियार पकड़े हुए था। अब जब उन्होंने अपने हथियार नीचे कर दिए हैं तो तुम भी उन्हें नीचे रखो, उसने दक्ष को आदेश दिया। दक्ष ने अपने आसपास नजर घुमाई और देखा कि मिंगू या उस पर एक भी हथियार निशाना साधा हुआ नहीं था। उसने अपनी राजा की तलवार वापस भेजी, लेकिन वह एक तरफ नहीं हटा। पिताजी, मिंगू ने धीरे से कहा और भावुक होकर अपने पिता की ओर देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह अपने पिता के सामने खड़ी है और उसे अपनी पहचान साबित करनी है। सम्राट लू जुनई ने भावुक चेहरे के साथ लड़की की ओर देखा। वह कुछ हद तक क्षमा प्रार्थी भी लग रहा था, क्योंकि वह अपनी बेटी को ये सब झेलने पर मजबूर कर रहा था। लंबे समय तक लापता रहने के बाद वह उसके पास वापस आ गई है और वह उसे अपना प्रमाण दिए बिना गले भी नहीं लगा सकता। मिंगू, मैं जानता हूँ कि तुम असली हो, लेकिन फिर भी सम्राट होने के नाते यह मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने आदमियों की संतुष्टि के लिए तुमसे कुछ सवाल पूछूं। मुझे उन्हें भी आश्वस्त करना है। हम नहीं चाहते कि कोई तुम्हारे बारे में संदेह करे। कृपया अपने इस पिता को माफ कर दो, उसने मिंगू से धीरे से कहा। सब ठीक है पिताजी, मैं समझती हूँ। मैं आपको फिर से देखकर बहुत खुश हूँ। आखिरकार मैं वापस आ गई हूँ, मिंगू ने कहा, लेकिन बात करते समय वह फूट फूट कर रोने से खुद को रोक नहीं पाए। उसके गालों पर आंसू बह निकले। दक्ष ने पीछे मुड़कर देखा तो मिंगू रो रही थी। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी पीठ थपथपाई। सम्राट भी एक कदम आगे बढ़ा। वह मिंगू के पास जाकर उसे कसकर गले लगाना चाहता था, लेकिन खुद पर नियंत्रण रखते हुए वह रुक गया। मिंगू, कृपया मुझे जवाब दो, मुझे अपनी विशेष काया का नाम बताओ, सम्राट लू जनवे ने मिंगू से पूछा। विशेष काया यह एक शापित काया है जिसे दिव्य ओरेकल काया कहा जाता है, जिसके कारण हमारे परिवार में अन्य लोगों की तुलना में मेरी साधना की गति धीमी है। मिंगू ने तुरंत उत्तर दिया, ये सही है, किसी अजनबी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। सम्राट लू जुनई ने संतोष में अपना सिर हिलाते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, लेकिन सिर्फ चर्चा के लिए मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं, मैं हर बात का जवाब दूंगा, मिंगू ने जवाब दिया। सम्राट लू जुनई ने आगे पूछा, जब तुम 9 साल के थे तो तुमने कुछ ऐसा किया था जिसके लिए तुम्हें पहली बार डांटा गया था? वह एकमात्र ऐसा मौका था जब हमने तुम्हें डांटा था, बताओ तुमने क्या किया था? मैं, मिंगू ने अतीत को याद करने की कोशिश करते हुए बड़बड़ाई। उस समय वह बहुत छोटी थी, लेकिन उसे अभी भी सब याद था। उसने आगे कहा, मैंने आपकी कीमती कलाकृति तोड़ दी थी, जो एक फूलदान था। यह उस कमरे में था जिसके बारे में आपने मुझे कभी नहीं बताया था, इसीलिए आपने मुझे बहुत डांटा था। ये सही है, मिंगू का जवाब सुनते ही सम्राट लू जनवे के होठों पर एक सुंदर मुस्कान उभरी। एक तरफ हटो, वह मेरी बेटी है, इसकी पुष्टि हो गई है, उसने अपने सुरक्षा कर्मियों से कहा जिन्होंने उसके आदेश का पालन किया। पहरेदार एक तरफ हट गए और सम्राट और मां के बीच का रास्ता साफ कर दिया। दक्ष ने भी वैसा ही किया और एक तरफ हट गया। उसका हाथ अभी भी मिंग के हाथों को पकड़े हुए था। जाओ अपने पिता से मिलो, दक्ष ने धीरे से कहा और मिंगू का हाथ छुड़ाया। मिंगू ने दक्ष को घूरते हुए देखा। जब उसने कुछ कहने के लिए अपने होंठ खोले, हालांकि उसके होठों से कोई विकल्प नहीं निकला, लेकिन दक्ष समझ गया कि वह क्या कह रही थी। वह उसके लिए जो कुछ भी कर रही थी उसके लिए उसे धन्यवाद दे रही थी। मूर्ख, क्या तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की भी जरूरत है? अब जाओ और अपने पिता को ज्यादा इंतजार मत करवाओ, उन्होंने पहले ही काफी इंतजार कर लिया है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। मिंगू ने अपनी नजर सिंहासन के पास खड़े आदमी पर घुमाई। उसके गालों पर आंसू टपक रहे थे, क्योंकि आखिरकार उसके और उसके बीच कोई बाधा नहीं थी। वह अपने पिता की ओर दौड़ी, जो अंततः अपने आंसुओं को रोक नहीं सके और अपनी बाहें फैला दी। उसकी बेटी वापस आ गई थी। जिस बेटी को वह मरा हुआ समझ रहा था वह वापस आ गई थी। वह जीवित और सुरक्षित थी। उसके दिल के अंदर की सारी भावनाएं उसके आंसुओं के माध्यम से बाहर आ गई। जब उसने आखिरकार अपनी बेटी को गले लगा लिया, मिंगू रोते हुए अपने पिता को कसकर गले लगा लिया। तुम वापस आ गए हो, तुम वापस आ गए हो, यूएस सम्राट ने कमजोरी से कहा। मिंगू ने कोई जवाब नहीं दिया और बस रोती रही। काफी देर बाद आखिरकार उसने अपने होंठ खोले और कहा, मुझे माफ कर दो पिताजी, मैं भाई को नहीं बचा सकी। उसे मरता देख मैं कायरों की तरह भाग सकती थी, मारा गया। तुम क्या बात कर रहे हो? वह भी तो जीवित है, सम्राट ने असमंजस में कहा। वह जीवित है, मैंने पेजेन को उसे मारते हुए देखा। उसने मुझे मार डालने के लिए अपने आदमियों को भी भेजा कर, क्योंकि उसने देखा कि मैंने उसे देखा है। फिर मैं एक आदमी से मिला जिसने मुझे कुछ ऐसा दिया जिससे मैं दूसरी दुनिया में पहुंच गया। अब जाकर मैं वापस आ पाया हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि भाई मारा गया था। वह जीवित कैसे हो सकता है? मिंगू ने पूछा। दिलचस्प है, तो उसे यकीन है कि वह मर गया? मुझे लगा कि उसने उसकी मौत नहीं देखी, लेकिन अगर उसे यकीन है तो वह जिंदा कैसे है? दक्ष ने अपनी हड्डी रगड़ हुए सोचा। अल्पविराम, पेजन ने उसे मार डाला, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने उसे ऐसा कहते हुए नहीं सुना। उसने मुझे बस इतना बताया कि जिस लड़की को वह पसंद करता था
उसने उसे अपने साथ भाग जाने के लिए कहा था वह उसके प्यार में पड़ गया, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वह एक मनोरोगी थी। जब उसने भागने की कोशिश की तो उसे नशीला पदार्थ देकर कैद कर लिया गया। सम्राट लू जनवेरी ने अपनी बेटी से कहा, जो उसकी बातों से भ्रमित लग रहा था। पे जैन कहाँ से आया? उसने आगे पूछा। ये सब क्या है? तुम वह कैसे देख सकते हो जो उसने नहीं देखा? तुम्हारा क्या मतलब है कि उसने तुम्हें नहीं बताया? वह मर चुका है, वह तुम्हें कैसे बता सकता है? मिंगू ने असमंजस में पूछा। मेरी प्यारी बेटी, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, लेकिन वह जीवित है। वह किसी काम से बाहर गया हुआ है। शाम को जब वह वापस आएगा तो तुम उससे मिल सकती हो। शायद कोई गलतफहमी हो गई हो। जब वह वापस आएगा तो तुम्हारे साथ इसे साफ कर देगा। सम्राट ने अपनी बेटी से कहा और उसके सिर पर हाथ फेरा। उसे अब भी उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने सोचा कि शायद उसने कुछ गलत समझ लिया है। किसी भी हालत में तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम अभी ही वापस आए हो। चलो चले, तुम्हारी माँ तुम्हारे लौटने के बारे में जानकर बहुत खुश हो। उसने खड़े होते हुए कहा। उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और अपने सिंहासन के पीछे वाले दरवाजे की ओर चलने लगा, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वह कुछ भूल रहा है तो वह रुक गया, क्योंकि उसने देखा कि उसकी बेटी पीछे मुड़कर कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। वह भी रुक गया और पीछे मुड़कर देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि वह उस आदमी को भूल गया था जो उसकी बेटी से मिलने के बाद उसकी भावनाओं के रोलर कोस्टर में उसकी बेटी के साथ था। वहां मैं भूल गया, यह आदमी कौन है? उसने दक्ष को देखते हुए पूछा। वह दक्ष है। वह मिंगू ने दक्ष के बारे में बताना शुरू किया और उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई। दक्ष ये सोचे बिना नहीं रह सका कि वह उसका वर्णन कैसे करेगी। क्या वह सच बताएगी या स्पष्ट बताएगी? उसके लिए अपने पिता के सामने ये सब खुलकर बताना निश्चित रूप से कठिन था। क्या वह उसे एक मित्र के रूप में पेश करने वाली थी और धीरे धीरे उन्हें सच्चाई बताने का इंतजार करने वाली थी? मिंगू ने दक्ष के बारे में बात करते हुए थोड़ा विराम लिया। कुछ देर बाद उसने कहा, वह मेरा पति है। क्या? अपनी बेटी की बात सुनकर सम्राट का मुंह अविश्वास से खुला रह गया। विवाहित? वह कैसे विवाहित हो सकती है? उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी बेटी विवाहित थी। भले ही उसने दक्ष को अपनी बेटी की रक्षा करने की कोशिश करते देखा था, उसने सोचा कि उसे मिंग पर क्रश है, लेकिन ये जानकर कि वे शादीशुदा थे, आखिर यह कैसा मजाक था? यहाँ तक कि दक्ष भी मिंगू की सरलता देखकर आश्चर्यचकित था। ये सही है, उसने न केवल कई बार मेरी जान बचाई बल्कि मेरा बहुत ख्याल भी रखा। मैंने उससे शादी कर ली। मिंग्यू ने सिर झुकाते हुए अपने पिता से कहा। सम्राट लू जुनाई ने बार बार अपना मुंह खोला और बंद किया। जवाब देने में समर्थ उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया दे। उसके सामने जो आदमी था वह उसका दामाद था। न केवल उसका बेटा और बेटी वापस आ गए जिससे उसका परिवार पूरा हो गया, बल्कि उसका परिवार भी बढ़ गया। उसका एक दामाद था और जल्द ही उसे कियान यू के रूप में एक बहू मिलने वाली थी। यह सब बहुत ही अभिभूत करने वाला था। ये सब इतनी तेजी से कैसे हुआ? शादीशुदा? क्या तुम मजाक कर रहे हो? लेकिन तुम अभी भी बच्चे हो, उसने पूछा। उनकी नजर में उनकी बेटी इतनी छोटी थी कि उसकी इतनी जल्दी शादी नहीं हो सकती थी। मिंग्यू ने अपना सिर नीचे रखते हुए उत्तर दिया। पिताजी, मैं बड़ी हो गई हूँ और मैंने इससे पहले बहुत सोचा था, लेकिन वह मेरे लिए एकमात्र व्यक्ति है। कृपया अपनी बेटी को शादी से पहले आपकी अनुमति न लेने के लिए माफ करें। सम्राट लू जुनाई ने अपनी बेटी की ओर देखा और फिर अपना ध्यान वापस दक्ष पर केंद्रित कर लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। ये सब बहुत भारी था। वह क्या कर सकता था? उसकी बेटी की शादी हो चुकी थी। क्या उसके पास स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प था? उसने गहरी सांस ली और फिर आह भरी। यह ठीक है, मुझे आपके निर्णय पर भरोसा है। आपने उसमें कुछ ऐसा देखा होगा जिसके कारण आपने ये निर्णय लिया। मुझे आप पर विश्वास है, चिंता मत करो। सम्राट लू जनवे ने अपनी बेटी के सिर को धीरे से थपथपाते हुए कहा। मिंगू ने एक बार फिर अपने पिता को कसकर गले लगाया और उस व्यक्ति को इसे स्वीकार करने के लिए धन्यवाद दिया। उसने सोचा कि वह उसे डांट सकता है या दक्ष के लिए चीजें मुश्किल बना सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह बहुत खुश थी। उसका परिवार सुरक्षित था। युद्ध ने उन्हें नहीं मारा था जैसा कि उसने सोचा था। अब सब कुछ वाकई ठीक था और माना जाता है कि उसका भाई भी जीवित था। वह उससे मिलने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। अगर यह सच है तो यह उसके लिए सबसे अच्छी बात थी जिसके लिए वह केवल भगवान को धन्यवाद दे सकती थी। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे खेद है कि मैं भूल गया, सम्राट ने दक्ष से पूछा। कोई बात नहीं, मैंने अभी तक तुम्हें अपना नाम भी नहीं बताया है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि यह समझ में आता है तुम्हारे लिए भावनाएं बहुत ज्यादा है। वैसे भी मेरा नाम दक्ष है। आपको सुरक्षित पाकर बहुत अच्छा लगा ससुर जी। मैं आपको यह नहीं बता सकता कि मिंगू आपकी सुरक्षा को लेकर कितना चिंतित था। आखिरकार मेरी एक खोज पूरी हो गई, उसने आगे कहा। सम्राट ने प्रशंसा भरी नजरों से दक्ष की ओर देखा और फिर सिर हिलाया। हाँ, मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए तुम्हें धन्यवाद देता, लेकिन अब तुम परिवार हो, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें धन्यवाद देने की जरूरत है। तुम इतनी दूर क्यों खड़े हो? पास आओ, उसने दक्ष को पास आने का इशारा करते हुए कहा। दक्ष ने पास खड़े गार्डों को देखा और सोचा कि क्या वे उसे अब सम्राट के पास जाने देंगे। वह केवल कोशिश ही कर सकता था। दक्ष सम्राट
सम्राट की ओर बढ़ने लगा। सौभाग्य से किसी भी पहरेदार ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। यह पुष्टि हो गई कि मिंगू असली राजकुमारी थी और राजकुमारी उसे अपना पति कह रही थी। इससे दक्ष राजकुमार बन गया। राजकुमार को रोकने के लिए उन्हें पागल होना पड़ेगा। पहले उनके पास उसे रोकने का बहाना था क्योंकि उन्होंने मिंगू की पहचान की पुष्टि नहीं की थी, लेकिन अब वे ऐसा नहीं कर सकते थे। वे केवल अपने सम्राट के लिए खुश हो सकते थे। उनके साम्राज्य में सारी खुशियां लौट आई थी। उन्हें विश्वास था कि जल्द ही जश्न मनाया जाएगा। दक्ष सम्राट की ओर बढ़ा और उनसे कुछ फीट की दूरी पर खड़ा हो गया। सम्राट मुस्कुराए बिना न रह सका और उसे गले लगाने के लिए एक कदम आगे बढ़ा। अल्पविराम सम्राट लू जनवे ने दक्ष को मजबूती से गले लगा लिया था। तुम्हें पता है, मैं हमेशा सोचता था कि यह का पति कैसा होगा। मैं उसके लिए सबसे अच्छा आदमी ढूंढना चाहता था। दुर्भाग्य से मुझे उसका पति ढूंढने का अवसर नहीं मिला क्योंकि उसने खुद ही यह काम कर लिया था। लेकिन उसकी पसंद बुरी नहीं लगती। उसने दक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा। उन्होंने कहा, जिस तरह से आप हमारे सबसे ताकतवर योद्धाओं के खिलाफ उसके सामने खड़े होने के लिए तैयार थे, उसे मारने के लिए तैयार थे, मैं आपकी आंखों में गंभीरता और देखभाल देख सकता था। मुझे लगा कि आपको मेरी बेटी पर क्रश है, लेकिन मुझे पता चला कि आप उसके पति हैं। मुझे खुशी है कि आप उसकी परवाह करते हैं। उन्होंने अपनी आवाज इतनी धीमी कर ली कि उसे फुसफुसाना सुन ले। उन्होंने आगे कहा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करूंगा। तुम्हें खुद को और साबित करना होगा। परीक्षाएं होंगी, खुद को तैयार करो। उसने दक्ष की बात खत्म करने के बाद उसे आजाद कर दिया। दक्ष ने सम्राट को असमंजस में देखा। यह आदमी वह मुसीबत में पड़ने वाला था। सौभाग्य से उसे उस आदमी की ओर से कोई बुरी नियत नहीं दिखी। ऐसा लग रहा था कि वह सिर्फ एक पिता था जो अपने दामाद को परखने की कोशिश कर रहा था जिसके लिए वह तैयार था। इसके अलावा चूंकि वहां कोई युद्ध नहीं था, इसलिए जब भी वह मिंगू के पिता की परीक्षाओं से नहीं गुजर रहा होता तो वह यहां थोड़ा आराम कर सकता था। भाग्य का नियम भी कुछ ऐसा था जिसे उसे सीखने की जरूरत थी। एक शांतिपूर्ण वातावरण उसके लिए एकदम सही था। सम्राट लुजुन अपनी बेटी के पास वापस चले गए। आओ, अब तुम्हारी माँ को और इंतजार नहीं करवाना चाहिए। वह अपनी बेटी के साथ दरवाजे की ओर चला और सिंहासन कक्ष से बाहर निकल गया। दक्ष भी उनके साथ चला। वे गलियारे से गुजरे और सम्राट ने मिंगू से पूछ कि उसने क्या क्या झेला है। लंबे गलियारे में घूमना अच्छा लगा क्योंकि पैदल यात्रा लंबी थी और रानी के क्वार्टर तक पहुंचने में कम से कम 10 मिनट लगने वाले थे। मिंगू ने उस दिन की घटना के बारे में बात करना शुरू किया जिस दिन वह गायब हुई थी। उसने बताया कि कैसे उसने अपने भाई की शादी तय होने की खबर सुनी और उससे बात करने के लिए उसके कमरे में गई। उसने ये भी बताया कि कैसे उसे उसके कमरे में एक पत्र मिला जो संभवतः उस लड़की का था जिसे उसका भाई प्यार करता था। उसने उस लड़की से मिलने के लिए महल छोड़ने की बात कही जिसे उसका भाई प्यार करता था। मिंगू ने अपने पिता से कहा, जब मैं वहां पहुंची तो मैंने पेई जेन को उसके आदमियों के साथ देखा। वहां एक लड़की भी थी। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने प्यार को हथियार बनाकर मेरे भाई को मारने की योजना बनाई थी। उन्होंने मुझे देखा और मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे स्वर्गीय क्षेत्र साधकों को भेजा। मैं अपनी पूरी क्षमता से भागा, लेकिन स्वर्गीय क्षेत्र साधकों के सामने मेरी गति कुछ भी नहीं थी। जब मुझे लगा कि मैं पकड़ी जाऊंगी तभी मैंने उसे देखा। उसने कहा। अपनी कहानी के इस हिस्से के बारे में बात करते हुए उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। दक्ष ने भी इसके बारे में पहले सुना था। वह अभी भी उस आधे नकाबपोश आदमी के बारे में उत्सुक था जिसने मिंगू की मदद की थी। उसके पास एक क्रिस्टल है जो दुनिया के बीच स्थापित पोलों का उपयोग किए बिना किसी को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में यात्रा करने में सक्षम बनाता है। वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं लग रहा था। जब दक्ष ने उस आदमी की कल्पना करने की कोशिश की तो मिंगू ने बोलना जारी रखा। उसने बिना किसी प्रयास के स्वर्गीय क्षेत्र के साधक को मार डाला इससे पहले कि वह मुझे एक क्रिस्टल देता जिसने मुझे एक अलग स्थान पर भेज दिया। मुझे लगा कि मैं अपनी ही दुनिया में किसी दूसरी जगह पर हूँ। तभी मेरी उससे मुलाकात हुई। उसने दक्ष की ओर देखते हुए कहा। पहली मुलाकात याद करके उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई। यह कुछ हद तक शर्मनाक भी था, इसलिए उसने इसके बारे में विस्तार से नहीं बताया। लंबे समय के बाद हम एस्टेरिया साम्राज्य में पहुंचे तभी हमें एहसास हुआ कि यह कोई दूसरा साम्राज्य है। ये साम्राज्य नहीं। कुछ समय बाद हमें पता चला कि हम एक अलग दुनिया में थे। ये फेंगशू नहीं था। ये ठीक है, मैं यहीं से आगे बढ़ूंगा। दक्ष ने मिंगू से शांति से कहा। मिंगू ज्यादातर समय नकली दुनिया में रहता था, इसलिए वह इस बिंदु से बहुवर्णन करने में सक्षम था। फिर मैंने पेजेन का रूप धारण किया और ट्रायल में भाग लिया। जीतने के बाद मैं टीम के साथ यहाँ आया और अब हम यहाँ हैं। उन्होंने संक्षेप में पूरी कहानी समाप्त की। एक मिनट रुको, क्या तुम कह रहे हो कि तुमने पेजेन को मार दिया? सम्राट ने गहरी भोग सिकुड़ागाड़े। सम्राट ने कुछ भी टिप्पणी नहीं की। उसकी बेटी ने उसके सबसे अच्छे दोस्त के बेटे को मार डाला क्योंकि उसने कथित तौर पर उसके भाई को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसके भाई ने एक अलग कहानी बताई। क्या ऐसा हो सकता है कि मिंगू को कोई आघात लगा हो और उसे लगे कि उसने जो देखा वह उसने देखा? अगर यह सच था तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उसने एक मासूम लड़के को मार डाला? वह इसके लिए दक्ष को दोषी नहीं ठहरा सकता था क्योंकि दक्ष एक
अजन भी था जो उसकी बेटी पर विश्वास करता था, लेकिन वह अपनी बेटी को दोषी नहीं ठहरा सकता था। मेरे बेटे जल्दी से वापस आओ और मुझे सच बताओ, क्या मेरी बेटी गलत है या तुमने मुझसे कुछ छिपाया है? उसने मन ही मन पुकारा। वह अपने बेटे के लौटने का इंतजार नहीं कर सकता था। इसमें सिर्फ दो ही बातें हो सकती हैं, या तो उसकी बेटी के दिमाग में ऐसी बातें गड़ी होंगी जिससे उसने एक मासूम की हत्या कर दी होगी, या फिर उसके बेटे ने उससे कुछ बातें छिपाई होंगी। वह सिर्फ यही उम्मीद कर सकता था कि दूसरी बात सच हो। उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी, यह जांचने के लिए कि उसकी बेटी को सब कुछ ठीक से याद है या नहीं। हालांकि उसने पहले ही सवालों के जरिए जांच कर ली थी, लेकिन उसने सिर्फ बहुत पुरानी बातें ही पूछी। उसने हाल की बातें नहीं पूछी। मिंग्यू के गायब होने से कुछ दिन पहले ही उन्होंने रानी के क्वार्टर बदले थे। उसने ये परखने का फैसला किया कि क्या उसे यह याद है। अगर उसे याद नहीं है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उसका सिर पूरी तरह से ठीक नहीं है। वह गलियारे के अंत तक पहुंच गया, जो आगे दो भागों में विभाजित हो गया था। बायां हिस्सा रानी के नए क्वार्टर की ओर जाता था, जबकि दायां हिस्सा पुराने क्वार्टर की ओर जाता था। वह केवल इसके माध्यम से ही परीक्षण कर सकता था। वह जानबूझकर दाईं ओर के गलियारे में चले, जो गलत था, ताकि देख सके कि कहीं उनकी बेटी उन्हें याद न दिला दे, जैसा कि उसने उम्मीद की थी। मिंगू को सही रास्ता याद आ गया। क्या हमने माँ का क्वार्टर बदल दिया है? क्या पिछली बार यह बाएं ओर नहीं था? मिंगू ने अपने पिता से पूछा। मैं कितना मूर्ख हूँ, मेरा सिर इतना अभिभूत है, ये शर्मनाक है कि मैं ये भी भूल गया, सम्राट ने मासूमियत से कहा। फिर वह रुक गया। वह वापस मुड़ा और उन्हें रास्ते से ले गया। परीक्षण ने एक बार फिर पुष्टि की कि मिंगू असली थी और उसकी यादें भी ठीक थी। क्या इसका मतलब ये था कि उसके बेटे ने उससे झूठ बोला था? वे जल्द ही रानी के कमरे में पहुंच गए। सम्राट ने दरवाजा खोला और मिंगू को चौंका देने वाली बात बताए। सम्राट लू जुनाई ने अपनी पत्नी के कक्ष के दरवाजे खोलकर अंदर क्या था ये देखा। मिंगू अपने पिता के ठीक बगल में खड़ी थी, इसलिए वह कमरे के अंदर अंदर देखने में सफल रही, लेकिन वह दंग रह गई। वह चिल्लाते हुए अंदर भागी। माँ दक्ष सम्राट के पीछे खड़ा था, इसलिए उसने कमरे के अंदर नहीं देखा था, लेकिन मिंगू को चिल्लाते हुए देखकर वह भी चिंतित हो गया। क्या हुआ, उसने सोचा और जल्दी से एक तरफ चला गया। हालांकि उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सम्राट ने भी अंदर कदम रखा था, जिससे उसके लिए अंदर देखने का रास्ता साफ हो गया था। जब दक्ष ने अंदर देखा तो उसे एक अधेड़ उम्र की महिला दिखी, जो शायद मिंगू की माँ थी। दुर्भाग्य से वह अच्छी हालत में नहीं दिख रही थी। उसका चेहरा पहले से ही पीला पड़ गया था, मानो उसके शरीर में बिल्कुल भी खून नहीं था। उसकी सांसें भी खतरनाक रूप से धीमी चल रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह स्वस्थ है। मिंगू दौड़कर अपनी माँ के पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। मामा, तुम्हें क्या हुआ? उसकी माँ ने आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन बेटी की बातें सुनकर उसकी पलकें झपक लगी। उसने जल्दी ही कमजोरी से आंखें खोली और अपनी प्यारी बेटी को देखा। जैसे ही उसने अपनी बेटी को देखा, उसके चेहरे पर अविश्वास की झलक उभर आई। क्या उसकी आंखें उसके साथ खिलवाड़ कर रही थी? उसने धीरे धीरे अपनी आंखों पर हाथ फेरा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह सपना तो नहीं देख रही है। यू, क्या ये सचमुच तुम हो? उसने पूछा। उसकी कर्कश आवाज और चेहरे से यह स्पष्ट था कि वह वास्तव में बीमार थी। हाँ, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। तुम्हें क्या हुआ माँ? मिंगू ने अपनी माँ से पूछा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। चिंता मत करो, वह बस थोड़ी बीमार है। चिकित्सकों ने कहा है कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगी, उसे बस थोड़ा आराम की जरूरत है। इसके अलावा तुम्हारे वापस आने से मुझे विश्वास है कि वह और भी जल्दी ठीक हो जाएगी। सम्राट ने अपनी बेटी को सूचित किया और उसकी पीठ सहलाई। ये सही है, ये कुछ भी नहीं है। मिंगू की माँ सुमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। वह अपनी बेटी को परेशान नहीं करना चाहती थी। यह बात अलग है, तुम मुझे इतने दिनों के लिए छोड़कर कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मैं कितनी चिंतित थी। तुम भाग्यशाली हो कि मैं बीमार हूँ, वरना तुम्हें वह डांट पड़ेगी जिसके तुम हकदार हो। उसने आगे कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं वादा करती हूँ। इसलिए जल्दी ठीक हो जाओ और जो मैंने किया उसके लिए मुझे डांटो। मिंगू ने अपनी माँ से कहा और माँ ने उसके गालों को धीरे से रगड़ा। दक्ष मिंगू ने जो कहा था उसे सुनने के लिए पीछे वाले कमरे में आया। वह ये सोचे बिना नहीं रह सका कि इसका क्या मतलब है। वह अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा रही थी, लेकिन दक्ष यहाँ नहीं रह सकता था। उसे और भी मजबूत होने की जरूरत थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसकी जिंदगी तियाशान के हाथों बर्बाद ना हो। वह एक जगह पर संतुष्ट होकर नहीं रह सकता था, यहाँ रहना असंभव था और वह मिंगू को पीछे नहीं छोड़ना चाहता था। उसे आश्चर्य था कि भविष्य में ये कैसे होने वाला था। क्या यह एक समस्या होने वाली थी या ये सिर्फ मिंगू द्वारा अपनी माँ को बेहतर महसूस कराने के लिए कही गई बात थी? मुझे लगता है कि मैं उससे बाद में पूछने के लिए इंतजार ही कर सकता हूँ, उसने सोचा और मिंगू के करीब चला गया। सुमिंग ने देखा कि दक्ष उसकी बेटी के पास खड़ी है। उसके चेहरे पर एक उत्सुकता भरी नजर थी। वह उलझन में अपने पति की ओर देखने लगी। सम्राट लू जुनाई को बिना उसके कहे ही समझ आ गया कि वह क्या कहना चाह रही थी। वह जानता था कि वह चाहती थी कि वह लड़के का परिचय कराए। मिंगा, मुझे लगता है कि तुम्हें और भी तेजी से बेहतर होना होगा, क्योंकि
क्योंकि तुम्हें अपनी बेटी को सिर्फ एक बात के लिए नहीं डांटना चाहिए। वह हमें बताए बिना गायब नहीं हो गई, बल्कि उसने डांटने लायक और भी कई काम किए हैं। सम्राट लू जिनवे ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, उसने अपने पति को ढूंढ लिया और हमें बताए बिना उससे शादी कर ली, लेकिन मैंने अपने दामाद को देखा, वह हमारी बेटी से बहुत प्यार करता है। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। दामाद सुमिंग ने अविश्वास से अपनी बेटी को देखा। ये लड़की तो पहले से ही शादीशुदा थी। सास जी, आपसे पहले ना मिल पाने के लिए मुझे खेद है, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि यह असंभव हो गया। मैं आपको बता नहीं सकता कि आप सभी के सुरक्षित होने पर मुझे कितनी खुशी हो रही है, दक्ष ने धीरे से कहा और अपनी सास का अभिवादन किया। सुमिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। वह अभी अभी एक अजनबी से मिली थी, लेकिन वह अजनबी उसके पर का ही हिस्सा था। क्या अचानक उसके करीब आना ठीक था? मुझे खेद है अगर मैं ठीक से बात नहीं कर पाया। बात सिर्फ इतनी है कि यह बहुत नया है। तुम अभी भी मेरे लिए एक अजनबी हो। ये जानना कि मेरी बेटी किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर रही है जिसे मैं जानता तक नहीं, थोड़ा परेशान करने वाला है। सुमिंग ने दक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा। ठीक है, दक्ष ने सिर हिलाया। फिर भी आप मिंगू के पति हैं, आपको मुझे सास कहने की जरूरत नहीं है, मुझे माँ कहिए जैसे वह कहती है। सुमिंग ने दक्ष से आगे कहा। हाँ ठीक है माँ। दक्ष ने तुरंत अपने शब्दों का चयन सही किया। उसके लिए ये जानना बहुत अजीब था कि क्या हो रहा था। वह एक सास को अपनी माँ कह रहा था, जबकि उसकी दूसरी सास उसकी पत्नी से कम नहीं थी। यह सब गड़बड़ झाला था। वह अपने सामने खड़ी महिला को माँ कहने के बजाय सास कहना अधिक पसंद करता था, लेकिन चूंकि वह माँ कहलाना चाहती थी, इसलिए वह केवल उसकी आज्ञा मान सकता था। ये बेहतर है, मैं जल्दी से जल्दी बेहतर होने की कोशिश करूंगी ताकि मैं तुम्हें बेहतर तरीके से जान सकूं, लेकिन चूंकि मेरी बेटी ने तुम्हें चुना है, इसलिए मुझे पहले से ही यकीन है कि तुम सबसे अच्छे लोगों में से एक होगे। सुमिंग ने दक्ष से कहा। उसने धीरे से अपना हाथ दक्ष की ओर बढ़ाया जो उस तक नहीं पहुंचा। करीब आओ, उसने दक्ष से कहा। दक्ष ने उसकी बात मान ली और सुमन के करीब आ गया। जैसे ही वह अधेड़ उम्र की महिला के करीब पहुंचा, उसका हाथ उसके पास पहुंच गया। उसने अपने हाथ दक्ष के गालों पर रखे और पूरी गंभीरता से कहा, मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना, मेरी राजकुमारी को कभी मत रुलाना, मुझसे वादा करो कि तुम उसे कभी नहीं रुलाओगे। उसने आगे कहा। ऐसा वादा? दक्ष ने सोचा और वह सोच में पड़ गया। ऐसा नहीं था कि वह उसे रुलाना चाहता था, लेकिन वह भविष्य नहीं देख सकता था। क्या होगा अगर वह गलती से उसे रुला दे? वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने वादे को बहुत गंभीरता से लेता था। वह ऐसा वादा नहीं करना चाहता था जिसे वह तोड़ने वाला था। दक्ष की झिझक देखकर सुमिंग ने आंखें मूंद ली। क्या वह इतनी छोटी सी बात का वादा नहीं करने वाला था? सम्राट भी दंग रह गया। क्या हुआ? तुम वादा क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम कह रहे हो कि तुम उसे रुलाओगे? उसने पूरी गंभीरता से पूछा। ऐसा नहीं है, मैं बस ये सोच रहा था कि अगर मैंने अनजाने में उसे रुला दिया तो क्या होगा। सच तो यह है कि मैं ऐसा वादा नहीं करना चाहता जिस पर मेरा कोई नियंत्रण ना हो। दक्ष ने सभी को सच बताने का फैसला किया। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, उसकी चिंताएं भी जायज थी। उसे यकीन था कि वे समझ जाएंगे। मैं वादा कर सकता हूं कि मैं उसे कभी जानबूझकर नहीं रुलाऊंगा। क्या ये काम करेगा? उसने बच्चों जैसी मासूम आंखों से पूछा। सम्राट दक्ष को खाली नजरों से देखने से खुद को रोक नहीं सका। वह आदमी इस बात से चिंतित था। वह उसे इतना बेवकूफ होने के लिए थप्पड़ मारना चाहता था। बेशक वादे का मतलब था कि उसे जानबूझकर नहीं रुलाया जाएगा। कोई बात नहीं, बस मुझसे वादा करो कि तुम जानबूझकर कभी ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे वह रोए। सुमिंग ने दक्ष से कहा। यह मैं वादा कर सकता हूं। दक्ष ने सिर हिलाया। उसने मिंगू की ओर देखा जो भी उसकी ओर देख रहा था। तुम्हें वादा करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि तुम कभी भी ऐसा नहीं करोगे। वादा ना करना ही ठीक है। मिंगू ने दक्ष की ओर धीरे से इशारा किया। उसे उस पर भरोसा था और वह उसे कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहती थी। वह अपने माता पिता से ये भी कहने वाली थी कि वे दक्ष पर दबाव न डाले, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती दक्ष ने अपनी बात जारी रख दी। मैं वादा करता हूं कि मैं उसे कभी जानबूझकर नहीं रुलाऊंगी या ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे वह दुखी हो जाए। दक्ष ने वादा किया। उन्होंने वादा करने में कोई समस्या नहीं देखी, लेकिन उन्होंने एक शर्त जोड़ दी। उन्होंने कहा, जब तक कि यह बिल्कुल जरूरी ना हो, अगर यह जीवन मरण का मामला है जिससे मिंगू को कोई खतरा नहीं है, तो मैं ऐसा कर सकता हूं। मिंगू ने उसकी बातें सुनी और उसे इससे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उसे लग रहा था कि वादे के लिए उसकी शर्त उसके माता पिता को परेशान कर सकती है। वह सिर्फ विषय बदल सकती थी ताकि वे इस बारे में ना सोचे। ठीक है माँ, मैंने सुना है भाई वापस आ गया है। क्या वह घायल था या वह भी ठीक है? उसने अपनी माँ से पूछा। उसकी माँ समझ गई कि वह बात को भटकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये ठीक था। वह जानती थी कि दक्ष का वादा गलत नहीं था जब तक यह ऐसा निर्णय था जो किसी की जान बचा सकता था। भले ही इससे मिंग्यू को परेशानी हो, लेकिन जब तक इससे मिंग्यू को कोई नुकसान नहीं होता तब तक ये ठीक था। दक्ष ने इस बात को पूरी तरह से कवर किया। यद्यपि उसे इस वादे से कोई परेशानी नहीं थी, फिर भी उसने अपनी बेटी के साथ खेलने का निर्णय लिया और उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह
आश्रय बदलने में सफल रही है। ये सही है, वह वापस आ गया है और भगवान की कृपा से वह बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपकी तरह। खांसी खांसी सुमिंग ने अपनी बेटी को जवाब दिया, लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि वह पागलों की तरह खांसने लगी। माँ मिंगू ने चिंता से पुकारा और अपनी माँ का हाथ रगड़ने लगी। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थका हुआ हूँ। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि मैंने कुछ समय पहले दवा ली थी, सुमिंग ने कमजोरी से कहा। लो थोड़ा पानी पियो। सम्राट ने सुमिंग को बैठने के लिए अपना हाथ उसकी गर्दन के पीछे रखा और फिर उसके हाथ में रखा पानी का गिलास उसके होठों के पास रख दिया। सुमिंग ने पानी के कुछ घूंट पिए और फिर बिस्तर पर लेट गई। ठीक है, अब बातें बहुत हो गई है, अब तुम आराम करो। तुम्हारी बेटी को भी आराम की जरूरत है क्योंकि वह लंबी यात्रा करके आई है। मैं उन्हें उनके कमरे दिखा दूंगा, सम्राट लू जुन ने अपनी पत्नी से कहा और उसके गालों को सहला। सुमिंग ने कमजोरी से अपना सिर हिलाया। आराम करो और कल मुझसे मिलने आओ, उसने मिंगू से कहा इससे पहले कि वह अपनी आंखें बंद कर ले। चल दर सम्राट लू जुनई ने अपनी बेटी और दामाद को कमरे से बाहर निकालकर अपनी बेटी के कमरे में ले गए। सम्राट मिंगू और दक्ष कमरे के बाहर खड़े थे जब सम्राट ने अपना हाथ मिंगू के सिर के ऊपर रखा हुआ था। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम आखिरकार वापस आ गई हो इतने समय बाद। यह एक सपने जैसा लगता है, मेरे जाने के बाद तुम गायब तो नहीं हो जाओगी है ना? सम्राट लू जुनई ने अपनी बेटी से पूछा। मैं सचमुच वापस आ गई हूँ पिताजी, चिंता मत करो, मैं अब आपको छोड़कर नहीं जा रही हूँ। मिंगू ने उसी तरह जवाब दिया और एक बार फिर अपने पिता को गले लगाया। फिर उसने दक्ष का हाथ पकड़कर अपने कमरे में प्रवेश किया। रुको, तुम उसके साथ अंदर नहीं जा सकते, सम्राट लू जुनई ने कहा और उसने दक्ष का दूसरा हाथ पकड़कर उससे रोक दिया। क्यों पिताजी? मिंगू ने पीछे मुड़ते हुए पूछा। वह मेरे पति है, क्या वह मेरे साथ अंदर नहीं आएंगे? ये बेशक वह अंदर जा सकता है, लेकिन ये सब अचानक हुआ है। मुझे अभी अभी आपके पति के बारे में पता चला है, मुझे इसे स्वीकार करने के लिए समय चाहिए। मुझे 2 दिन दीजिए, 2 दिन बाद आप उसके साथ रह सकती है, तब तक मेरा दिमाग ठीक हो जाना चाहिए। सम्राट ने असहजता से मुस्कुराते हुए पूछा। वो मिंगू विरोध जताने वाला था, लेकिन दक्ष ने फिर उसे रोक दिया। अगर ससुर जी यही चाहते हैं तो मैं सहमत हूँ, आखिरकार यह सिर्फ 2 दिन की बात है। मिंगू ने आश्चर्य से दक्ष को देखा था, लेकिन वह भी मना नहीं कर सकी, वह पहले ही सहमत हो चुका था। ठीक है, उसने भी सहमति जताई। 2 दिन तक मैं उसके साथ एक कमरे में नहीं रहूंगी, लेकिन वह कहाँ रहेगा? उसने अपने पिता से पूछा। वह मेरे कमरे के ठीक बगल वाले कमरे में रहेगा, चिंता मत करो, तुम्हें पता है कि यह कमरा सुविधाओं के मामले में बिल्कुल मेरे कमरे जैसा ही है, वह वहाँ अच्छा समय बिताए, सम्राट ने अपनी बेटी को बताया। ठीक है, आओ नौजवान, सम्राट ने दक्ष से कहा और जाने के लिए मुड़ा। दक्ष ने अपना सिर हिलाया और सम्राट के पीछे चला गया। उसे महल के दूसरे हिस्से में वापस लाया गया, जो कि बहुत ज्यादा सुरक्षित था क्योंकि यह वह जगह थी जहाँ सम्राट रहता था। दक्ष जानता था कि इस आदमी ने उसे अपने पास एक कमरा क्यों दिया था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि कमरे में सबसे अच्छी सुविधाएं थी, यह संभवतः सुरक्षा के कारण था। यह आदमी नहीं चाहता था कि दक्ष उसकी जानकारी के बिना उसकी बेटी के पास चुपके से पहुंच जाए, इसलिए उसने उसे एक कमरा दिया जो अत्यंत सुरक्षित था। ये तुम्हारा कमरा होगा, आराम करो, मैं तुम्हें सुबह देखूंगा, सम्राट ने दक्ष से कहा और एक कमरे की ओर इशारा किया। दक्ष ने बिना कोई परेशानी पैदा किए सम्राट को शुभरात्रि कहकर कमरे के अंदर कदम रखा, लेकिन अंदर कदम रखने के बाद भी वह दरवाजे से ज्यादा दूर नहीं गया। वह अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए दरवाजे के पास कमरे के अंदर खड़ा रहा, सुनिश्चित करे कि वह आज रात को नहीं जाए। उसने सम्राट को पहरेदार से बात करते सुना। ससुर जी, मुझे लगता है कि आप अभी भी अपने दामाद को थोड़ा कम मानते हैं, दक्ष ने बिस्तर पर जाते हुए सोचा। दक्ष अपने बिस्तर पर बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। किसी के लिए ये सोचना मजेदार था कि वे बाहर के का इस्तेमाल करके उसे रोक सकते हैं। वह ऐसा व्यक्ति था जो अंतरिक्ष को नियंत्रित कर सकता था, यह उससे कुछ भी नहीं था। यहाँ से बाहर निकलना तो दूर, वह मिंगू के दरवाजे के सामने भी तुरंत टेलीप कर सकता था। हालांकि अभी समय नहीं था, वह जानता था कि वह इतनी जल्दी नहीं जा सकता, कम से कम तब तक नहीं जब तक मिंगू के पिता सो नहीं जाते। उसके पिता पर नजर रखने के लिए उसने अपनी दिव्य इंद्री फैलाकर न केवल अपने कमरे को बल्कि कि आसपास के कमरों को भी ढक लिया। अधिकांश साधकों की सामान्य आध्यात्मिक इंद्रिय की तुलना में उनकी दिव्य इंद्रिय में कई अधिक लाभ थे। दक्ष की दिव्य इंद्रिय न केवल उसी क्षेत्र में रहने वाले साधक की आध्यात्मिक इंद्रिय की तुलना में अधिक बड़े क्षेत्र को कवर कर सकती थी, बल्कि यह अधिक गुप्त भी थी। उच्च क्षेत्र के साधक भी यह नहीं जान सकते थे कि वे दक्ष की दिव्य इंद्रिय की निगरानी में है। चूंकि सम्राट को पता नहीं था कि दक्ष उन पर नजर रख रहा है, इसलिए वह दक्ष की निगरानी से खुद की रक्षा नहीं कर सके। दक्ष बिस्तर पर लेटा हुआ था और सम्राट के सो जाने का इंतजार कर रहा था। अगर वह चला गया और सम्राट उसे देखने आ गया तो ये ठीक नहीं होगा। वह पहले सम्राट के सो जाने का इंतजार करना चाहता था ताकि पकड़े जाने का जोखिम कम हो जाए। कब तक वह ऐसे अकेला बैठा क्या कर रहा है? दक्ष ने देखा कि सम्राट बिस्तर पर अकेले बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या उन्हें सोने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? वे मूर्ति की तरह क्यों बैठे हैं? दक्ष ने भौंसरते हुए आश्चर्य जताया। समझ गया, वह खेती कर रहा है,
वह ऐसे ही खेती करता है? दिलचस्प और नया। क्या उसे उचित तरीके से खेती नहीं करनी चाहिए? क्या बिस्तर के किनारे बैठकर खेती करनी चाहिए? कुछ समय बाद दक्ष को एहसास हुआ कि वह आदमी क्या कर रहा था। चूंकि वह साधना कर रहा था इसलिए ये स्पष्ट था कि वह आदमी कुछ समय तक सोने वाला नहीं था, लेकिन वह अपनी साधना भी नहीं छोड़ने वाला था, इसलिए वह सुरक्षित था। मुझे लगता है कि अब मैं जा सकता हूँ। अगर वह अपनी साधना छोड़कर मुझसे मिलने आता है तो मैं केवल अपनी बुरी किस्मत को ही दोष दे सकता हूँ। दक्ष ने मुस्कुराते हुए सोचा, किसी भी मामले में ऐसा नहीं है कि मैं कोई बड़ा अपराध कर रहा हूँ, मैं केवल अपनी औरत के पास जा रहा हूं। तो क्या हुआ अगर वह उनकी बेटी हुई? उसने खड़े होते हुए कहा। एक भी क्षण और बर्बाद न करने का इरादा रखते हुए उसने वहां से चले जाने का निर्णय लिया। चूंकि मिंगू का कमरा उसके 200 मीटर के दायरे में नहीं था, इसलिए वह उस तक पहुंचने के लिए कम दूरी के टेलीपेशन का उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन वह लंबी दूरी के टेलीपेशन का उपयोग भी नहीं करना चाहता था। वह दिन में सिर्फ 2 बार ही इसका इस्तेमाल कर सकता था और उसने तय कर लिया था कि वह सिर्फ आपातकालीन स्थिति में ही इसका इस्तेमाल करेगा। अगर वह यहाँ होता तो भी उसके लिए इन इस्तेमाल को सुरक्षित रखना बेहतर होता। कोई नहीं जानता था कि उसके लिए भविष्य में क्या रखा होगा। सबसे अच्छा विकल्प यह था कि उन स्थानों पर कम दूरी के टेलीपेशन के कई विस्फोटों से गुजरना पड़ा जहां कोई गार्ड मौजूद नहीं था। उसने पहले ही मिंगू के कमरों से लेकर यहां तक पहरेदार की व्यवस्था देख ली थी, इसलिए वह जानता था कि उसे कहां जाना है। वह तुरंत गायब हो गया और ठीक 100 मीटर दूर एक खाली गलियारे में दिखाई दिया। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और एक बार फिर गायब हो गया और एक अलग जगह पर दिखाई दिया। उन्होंने टेलीप को छोटी दूरी पर रखा, उसे दृष्टि से दूर रखा और जल्द ही मिंगू के कमरे में पहुंच गए। जिस गलियारे में मिंगू का कमरा था वहां कोई गार्ड नहीं था, लेकिन उसके कमरे तक जाने वाला गलियारा पूरी तरह से सुरक्षित था। सौभाग्य से दक्ष अपने टेलीपेशन के जरिए उस जगह से बच निकलने में सफल रहा। मिंगू के दरवाजे के सामने खड़े होकर दक्ष मुस्कुराया। यहाँ होना उसके ससुर पर तुम्हारी जीत का सबूत था। जो सोचता था कि वह उसे रोक सकता है, उसने मिंगू के दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी और उसके खुलने का इंतजार करने लगा। कौन है? मिंगू ने अंदर से पूछा। दक्ष ने अपनी आवाज भारी कर ली ताकि वह अपने पिता की तरह लगे। मैं हूँ, खोलो पिताजी, मिंगू ने आश्चर्य से कहा और वह दरवाजे की ओर चलने के लिए जल्दी से उठ खड़ी हुई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसे किसी ने गले लगा लिया। उसने चौंक कर अपने होंठ खोले, लेकिन किसी ने उन्हें बंद कर दिया। उसकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गई, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसके सामने वाला व्यक्ति दक्ष था तो वह शांत हो गई। उसके होठों का स्वाद भी वैसा ही था। दक्ष ने अंदर कदम रखने से पहले मिंगू की कमर पर हाथ रखा। वह अपने दूसरे हाथ से दरवाजा बंद करना नहीं भूला। मिंगू ने अपने होठों को मुक्त करने के लिए अपना सिर पीछे किया और गहरी सांस ली। तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारे पिता ने ये सुनिश्चित करने के लिए सभी सावधानियां बरती कि मैं चुपके से बाहर ना निकल जाऊं, लेकिन मैं भागने में सफल रहा। चिंता मत करो, उन्हें पता नहीं चलेगा, दक्ष ने जवाब दिया और उसने मिंगू के कंधे पर अपना सिर टिका दिया और उसे कसकर गले लगा लिया। आखिर मैं तुमसे दूर कैसे रह सकता हूँ? लंबे समय के बाद आखिरकार हमारे पास एक जगह है जहाँ हम आराम कर सकते हैं। अगर हम अभी भी साथ नहीं है तो ये शर्म की बात होगी, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। मिंगू ने दक्ष को संदेह भरी नजरों से देखा और पूछा, तो आज रात के लिए तुम्हारी क्या योजना है? योजना क्या? ये स्पष्ट नहीं है, दक्ष ने हंसते हुए पूछा। उसने मिंगू को अपनी बाहों से मुक्त किया और फिर उसे राजकुमारी की तरह उठा लिया। वह मिंगू को अपनी बाहों में लेकर बिस्तर की ओर चला गया। मिंगू को पहले ही समझ आ गया था कि योजना क्या थी। अब ये बहुत स्पष्ट था, वह मूर्ख होगी जो यह नहीं जानती। दक्ष ने मिंगू को धीरे से बिस्तर पर लिटाया और उससे कहा, 1 मिनट रुको, मैं अभी वापस आता हूँ। वह पीछे मुड़ा और बंद दरवाजे की ओर चला गया। उसने दरवाजा ठीक से बंद किया और फिर मिंगू के पास वापस चला गया। अब ये बेहतर है, कोई भी हमें परेशान नहीं करेगा, उसने धीरे से कहा और फिर अपना लबादा उतार दिया। उसने अपनी शर्ट उतारने से पहले लबादा एक तरफ फेंक दिया। जैसे ही उसने अपनी शर्ट उतारी उसकी मजबूत मांसपेशियां मिंगू की आंखों के सामने प्रकट हो गई, जो समय के साथ बेहतर होती जा रही थी। दक्ष मिंगू के ऊपर चढ़ गया, जो उसकी छाती को धी से रगड़ने से खुद को रोक नहीं सका। मिंगू ने दक्ष की आंखों में देखा, उसकी आंखें भावुक होती दिख रही थी। मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए आपका धन्यवाद। आपने न केवल मेरी जान बचाई बल्कि मुझे घर वापस भी लाया। मुझे पता है कि आपके बिना यह असंभव होता। इसे संभव बनाने के लिए आपने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया। क्या तुम्हें इसके लिए मुझे धन्यवाद देने की जरूरत है? मैं कैसा आदमी होऊंगा अगर मैं अपनी औरत के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता? दक्ष ने भों सिकुड़ागड़े तेज हो गई है। तुम्हें पता है मुझे तुमसे कुछ कहना है, मिंगू ने अपनी नजरें नीची करते हुए कहा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसकी नजरें उसकी कमर पर टिक गई है। उसने एक बार फिर अपनी नजरें ऊपर उठाए और उसके चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव था। क्या कहो, तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो? दक्ष ने उसकी ओर इशारा करते हुए उसके गालों को छुआ, जो हाल ही में हुई घटना के कारण पहले से ही लाल हो चुके थे। मिंगू केवल दक्ष की आंखों में देख सकती थी क्योंकि वह नीचे नहीं देख सकती थी। उसने उसकी
गहरी आंखों में देखा और अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया जो उसके गालों पर टिका हुआ था। नम आंखों से उसने बोलना शुरू किया, मुझे एहसास हुआ कि मैं अक्सर ऐसा नहीं कहती, लेकिन मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे शब्दों में बयां कर पाऊंगी। मेरी जिंदगी में आने के लिए शुक्रिया। दक्ष उसकी बातें सुनकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने अपना सिर नीचे करके उसके गालों के करीब लाया और फिर उसे एक छोटा सा चुंबन दिया। क्या मुझे तुम्हें मेरे जीवन में आने के लिए धन्यवाद नहीं देना चाहिए? जब मैं अकेले यात्रा कर रहा था तो तुम एक देवदूत की तरह अचानक प्रकट हो गई। तुम इस यात्रा में मेरी साथी बन गई और यहाँ तक कि तुमने मेरी उन तरीकों से मदद की जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। उसने धीरे से कहा और उसके होठों को मुक्त कर दिया। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होती तो मैं इतना कुछ कर पाता। मेरी जिंदगी में आने के लिए शुक्रिया। इसके अलावा मैं तुमसे और भी ज्यादा प्यार करता हूँ, दक्ष ने कहा और फिर उसने मिंदू के लाल होठों को फिर से चूमा। दूर एक जगह पर भीड़ भरे शहर में एक गाड़ी चल रही थी। गाड़ी की हालत बहुत खराब थी और ऐसा नहीं लग रहा था कि वह किसी अमीर परिवार की है। यह एक आम आदमी की गाड़ी थी जिसका उपयोग लोगों को सस्ते दामों पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता था। गाड़ी पहले से ही दसियों यात्रियों से भरी हुई थी। वास्तव में ये थोड़ी ज्यादा भीड़भाड़ वाली लग रही थी। यात्रियों की भीड़ में एक छोटा लड़का बैठा था जो जगह की कमी के कारण परेशान हो रहा था। हालांकि वह छोटा लड़का वास्तव में लड़का नहीं था, वह सैकड़ों साल का एक व्यक्ति था, लेकिन वह अभी भी एक बच्चे जैसा दिखता था। वह वही व्यक्ति था जो दिव्य स्वर्ग संप्रदाय से 20वीं निशानी ले जा रहा था, जिसे अस्तित्व से मिटा दिया गया था। वह व्यक्ति भी था जिसने शूल यांग और दक्ष के बीच लड़ाई करवाने के लिए दक्ष के खिलाफ योजना बनाई थी। दुर्भाग्य से चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई। जब दक्ष को जूलियन द्वारा मारा जाने वाला तो ऐसा लगा कि उस पर किसी का साया है। दक्ष ने कुछ ऐसे काम किए जो इतने चमत्कारी थे कि वह अभी भी समझ नहीं पाया था। दक्ष ने न केवल जूलिया को मारा बल्कि उसने ऐसा तब किया जब उनमें से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतना ही नहीं, चीजें तब और भी बदतर हो गई जब दक्ष ने कुछ चमत्कारिक शक्ति का उपयोग करके वोलिया को एक निर्जन स्थान पर भेज दिया। वोलिया के पास समय का नियम था और उसके पास एक ऐसी क्षमता भी थी जो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने की अनुमति देती थी। इसलिए वह विभिन्न दुनिया की यात्रा करने में सक्षम था और दक्ष के पास भी दिखाई देता था। दक्ष का सामना करने के बाद जब वह रेगिस्तान में आया तो उसे एहसास हुआ कि उसकी क्षमताएं छीन ली गई है। वह उस समय की क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम नहीं था। इसके अलावा वह टेलीप करने में भी सक्षम नहीं था। उनमें अभी भी कुछ ताकत थी लेकिन टेलीपोर्टेशन और समय को रोकने जैसी क्षमता नहीं थी। वह अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कई दिनों से यात्रा कर रहा है क्योंकि वह टेलीप करने में सक्षम नहीं था। इस लंबी यात्रा के दौरान एक प्रश्न उसके मन में बार बार आता रहा, उस पुरुष ने ये कैसे किया? उसकी योग्यता को छीन लेना यह संभव नहीं होना चाहिए था। उसने ये कैसे किया? आखिर उसकी पहचान क्या थी? उसके पास एक विचार था लेकिन दक्ष ने जो पहले किया था वह संभावना के दायरे से परे था। मुझे कुछ करना चाहिए, भले ही मैं अपनी ज्यादातर शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, फिर भी मैं उसे सचेत कर सकता हूँ। हमें साथ मिलकर कुछ करना चाहिए। आखिर उसे फेंग शू में क्यों होना पड़ा? अब जब मैं लिपोर्ट नहीं कर सकता तो यह और भी मुश्किल हो जाता है। अब मुझे सब कुछ गड़बड़ करना पड़ेगा और खुद को उजागर करना पड़ेगा, उसने सोचा और अपना सिर हिलाया। वह एस्टेरिया साम्राज्य की ओर एक गाड़ी से यात्रा कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि उनके पास फेंगशू तक ले जाने के लिए द्वार है। वह जो करना चाहता था उसके लिए यह जरूरी था। अपनी क्षमताओं के खोने के बाद वह एक साधक की तरह था जिसके पास सामान्य शक्ति थी और कुछ भी नहीं। उसे नहीं पता था कि वह सम्राट की अनुमति कैसे प्राप्त करेगा जो उसके बारे में नहीं जानता था। मुझे इससे कैसे निपटना चाहिए? क्या मुझे उसे पीटना चाहिए और मजबूर करना चाहिए या मुझे और सभ्य तरीके अपनाने चाहिए? मुझे अपनी सीमित क्षमताओं के बावजूद उस पर काबू पाना चाहिए, लेकिन इससे बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। उस आदमी को वास्तव में मेरी शक्तियां छीनी थी, उसने इसे इतना मुश्किल बना दिया, उसने सोचा और उसकी भौं गहरी हो गई। गाड़ी बर्फ से ढकी सड़कों पर चलती रही और लड़का सोचता रहा। फेंग शू में वापस एस्टेरिया के शाही महल ने अपने राजकुमार का स्वागत किया था जो उस समय राजकुमारी के साथ थे। उसी दुनिया के एक अलग हिस्से में आधे चेहरे वाले नकाब के पीछे छिपे व्यक्ति और उसके बीच एक और चर्चा हो रही थी। आधे नकाबपोश व्यक्ति के सामने एक युवक खड़ा था। तुम यहाँ हो? अच्छा, क्या तुमने वह किया जो मैंने तुमसे करने को कहा था? नकाबपोश आदमी ने युवक से पूछा। हाँ। युवक ने भाव शून्य चेहरे के साथ अपना सिर लाया। यह अच्छी बात है, मुझे लगा कि हम उसे मारे बिना उसे रोक सकते हैं, लेकिन मुझे वह आदमी समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब सिर्फ यह नहीं हो सकता कि दक्ष ने उसे मार दिया है। अगर ऐसा संभव है तो खतरा पहले से ही बहुत बड़ा है, उसे मार दिया जाना चाहिए। आधे नकाबपोश आदमी ने गंभीरता से कहा। उन्होंने कहा, मैं यहाँ उनकी उपस्थिति को पहले से ही महसूस कर सकता हूँ, अब समय आ गया है। वह सोच रहा था कि दक्ष ने वुलिया को मार दिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वुलिया को महसूस न कर पाने का एकमात्र कारण उसकी क्षमताएं छीन लेना था। इसी कारण से उसकी विशेष आभा भी छीन ली गई थी, इसलिए यह आदमी उसे महसूस नहीं कर पाया। यह अच्छी बात है, मैं इसी के लिए मृत्यु से जगाया गया हूँ। आपने मुझे जीवन दिया और मुझे वापस आने के योग्य बनाया। आपने मुझे जिस काम के लिए जगाया है मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा ताकि मैं मुक्त होकर चल सकूं। युवक ने अपने हाथ की ओर देखते हुए कहा, यह इतना आसान नहीं है। अगर वह वुलिया को मारने में सक्षम था तो वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका तुम सामना कर सको। मैंने
मैंने उसे कम करके आंका था। आधे नकाबपोश आदमी ने खिड़की की ओर देखते हुए कहा, इसके अलावा ऐसा लगता है कि वह आपके महल के अंदर है। चूंकि मैं उसके बारे में सब कुछ नहीं देख सकता, इसलिए मुझे नहीं पता कि वह यहाँ क्यों है। हो सकता है कि वह आपकी बहन को वापस ले आया हो और इसलिए किसी भी मामले में आपको सावधान रहने की जरूरत है। केवल क्रूर शक्ति ही इसका उत्तर नहीं है, आपको इसे किसी और चीज के साथ मिलाना होगा। उन्होंने आगे कहा, मुझे और क्या करना चाहिए? अगर वह महल में है तो मुझे सीधे उस पर हमला करके उसे मार देना चाहिए। युवक ने बड़बड़ा हुए कहा, उसे साम्राज्य के अंदर लवान के नाम से जाना जाता था, जो एस्टेरिया राज्य का राजकुमार और मिंगू का भाई था। मिंगू और उसके पिता को पता था कि वह किसी काम से बाहर गया है, लेकिन ये केवल एक बहाना था जिसका इस्तेमाल वह आधे नकाबपोश व्यक्ति से मिलने के लिए कर रहा था। अगर वह वुलिया को मार सकता है तो उसके पास तुमसे ज्यादा ताकत है। कम से कम तुम उसका खुलकर सामना तो नहीं कर सकते और मैं भी इसमें शामिल नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हें ये काम अकेले ही करना होगा। आधे नकाबपोश आदमी ने भस्म ने बहुत सुनाता है जब उसका दिमाग स्वस्थ होता है। ये तब होता है जब वह स्पष्ट रूप से सोच सकता है और तेजी से निर्णय ले सकता है। इसलिए किसी को कमजोर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी तर्क संगत सोच को खत्म कर देना। आधे नकाबपोश आदमी ने बड़बड़ा हुए कहा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं तो उसे जानता भी नहीं। लवांग ने गहरी भह सिकुड़ते हुए पूछा, ये सरल है। एक व्यक्ति दो तरह से पागल हो सकता है, एक तो तब जब उसे नशा दिया जाता है और दूसरा तब जब वह अपने पास की हर चीज खो देता है। पहला तरीका कुछ कारणों से काम नहीं कर सकता है जिसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक दूसरे तरीके की बात है वह आसान है। आप उस महिला के भाई हैं जिससे वह प्यार करता है, आप आसानी से उसे वह सब कुछ खुवा सकते हैं जो उसे प्रिय है। आधे नकाबपोश आदमी ने खड़े होते हुए कहा, अल्पविराम, जहां तक इसे करने के तरीके का सवाल है मुझे यकीन है कि आप कुछ सोच सकते हैं। उन्होंने खिड़की की ओर जाने से पहले कहा, अब आप जा सकते हैं। उन्होंने बिना पीछे देखे कहा। लू वांग ने उस आदमी की पीठ की ओर देखा जो खिड़की के पास खड़ा था और फिर जान लगा। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और बाहर निकल गया। ये थोड़ा जटिल होने जा रहा है, देखते हैं कि यह कैसे होता है। यदि नियति उसे नियंत्रण में रख पाती तो मुझे इतनी अनिश्चितता नहीं होती, लेकिन वह जितना शक्तिशाली होता जाता है नियति उससे जुड़ी चीजों पर उतनी ही कम नजर रख पाती है। अब सब कुछ बहुत स्पष्ट है। आधे नकाबपोश आदमी ने बुदबुदाते हुए सड़क की ओर देखा जहां वे लोग आगे पीछे चलते दिखाई दे रहे थे। वह ये सोचे बिना नहीं रह सका कि क्या इन लोगों को ज्यादा भाग्यशाली माना जाता था या ज्यादा बदकिस्मत। वे भाग्यशाली थे क्योंकि उन्हें ऐसी चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकती थी। वे अपनी जिंदगी बेफिक्र होकर जी सकते थे। दूसरी ओर उन्हें बदकिस्मत भी माना जा सकता है। इस दुनिया में ऐसी बड़ी ताकतें थी जो किसी भी दिन उन्हें नष्ट कर सकती थी और ये लोग जान भी नहीं सकते थे वे भाग्यशाली थे या बदकिस्मत। लू वांग उस छोटे से घर से बाहर निकला। कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि इतने प्रभावशाली लोग ऐसी जगह पर चर्चा कर रहे थे जो बाहर से इतनी खराब दिख रही थी। वह अपने घोड़े पर चढ़ गया जिसके दो खूबसूरत गेंदा जैसे पंख थे। लू वांग के घोड़े पर चढ़ते ही घोड़ा हवा में उड़ गया। वह उस जगह की ओर उड़ने लगा जहां एस्टेरिया का शाही महल था। एस्टेरिया का शाही महल वह जगह थी जहां दक्ष उस समय मिंगू के साथ था। महल एस्टेरिया साम्राज्य के एक अलग छोर पर था जबकि लवांग उस समय साम्राज्य के एक बिल्कुल अलग कोने पर था। ऐसा लग रहा था कि उसे साम्राज्य में वापस जाने के लिए पूरी रात यात्रा करनी पड़ेगी। दक्ष और मिंग ने पूरी रात बिस्तर पर एक साथ बिताई, करवटें बदलते रहे और कमरा ऐसे जोड़े के आनंद से भर गया जो लंबे समय से एक साथ नहीं थे। रात धीरे धीरे बीत गई और सूरज की पहली किरणें जमीन पर पड़ने लगी। दक्ष मिंगू को अपनी बाहों में लेकर उसके बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि अब जाने का समय हो गया है। उसने मिंगू को देखा जो उसके बाएं हाथ पर सिर रखकर सो रही थी। वह उसे जगाना नहीं चाहता था लेकिन उसे सम्राट के आने से पहले ही वहां से निकल जाना था। उसे मिंगू को परेशान किए बिना वहां से निकलना था। उसने अपने दूसरे हाथ से मिंगू का सिर धीरे से ऊपर उठाया और फिर अपना दूसरा हाथ बाहर निकाल दिया। जब वह सफलतापूर्वक अपना हाथ छुड़ाने में कामयाब हो गया तो दक्ष खड़ा हुआ और बिस्तर से उतर गया। खड़े होने के बाद वह अपने बिस्तर पर चला गया और ठीक से कपड़े पहने फिर उसने आखिरी बार मिंगू को देखा। वह अभी भी शांति से सो रही थी, थकी हुई लग रही थी। ये समझ में आता है क्योंकि वह लगभग 1 घंटे पहले ही सोई थी। उसके लिए जागना बहुत जल्दी था। उसने एक बार फिर दरवाजे की ओर देखा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दरवाजा बंद है और मियो के जागने से पहले कोई भी अंदर घुस ना सके। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कुछ भी नहीं बचा है वह कमरे के बाहर टेलीप हो गया। उसने अपनी दिव्य इंद्रिय को फैलाए रखा और टेलीपोर्टेशन के छोटे छोटे विस्फोटों से गुजरता रहा। काफी देर बाद वह अपने कमरे के पास पहुंचा। वह अपने कमरे से 100 मीटर दूर था और अपने कमरे से सिर्फ एक टेलीप की दूरी पर था। दुर्भाग्य से जैसे ही वह वहां दिखाई दिया वह रुक गया। टेलीप करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि एक आदमी अभी अभी उस गलियारे में आया था। अगर वह अभी टेलीप करता तो उन्हें उसकी क्षमता के बारे में पता चल
जाता अंदर आया व्यक्ति लगभग 20 साल का नौजवान लग रहा था। उसने बहुत ही आलीशान कपड़े पहने हुए थे जिससे वह किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। इन सब बातों से दक्ष को पहले से ही उसकी पहचान का अंदाजा हो गया था। साम्राज्य में सिर्फ एक ही राजकुमार था जो मिंग्यू का भाई था। दक्ष के सामने एक आदमी खड़ा था जिसे वह इस साम्राज्य का राजकुमार समझ रहा था। वह राजकुमार मिंग्यू का भाई भी था। तुम कौन हो? राजकुमार ने आंखें मूलते हुए दक्ष से उसकी पहचान पूछी। क्या आप लू वांग है? दक्ष ने जवाब देने के बजाय उस आदमी से पूछा। मैं ही यहाँ सवाल पूछ रहा हूँ, लू वांग ने भौं सिकुड़ते हुए दक्ष से पूछा। वह सोच रहा था कि क्या ये दक्ष ही है जिसे उसे मारना था। मैं लांग चेन हूँ, राजकुमारी मिंगू का पति लांग चन ने उत्तर दिया। उस आदमी से बहस करना बेकार था। आखिरकार वह लू वांग के महल में अजनबी था। मिंग्यू का पति, उसने शादी कर ली। लू वांग ने भौं सिकुड़ते हुए कहा। उसे दक्ष की बातों पर यकीन नहीं हुआ। हाफ मास्क वाले आदमी से जो उसने सुना था उससे उसे पता चल गया था कि दक्ष उसकी बहन के साथ रोमांटिक रूप से करीब है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वे पहले से ही शादीशुदा हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उसे अपने जीजा को मारना था? उसे अपनी बहन का प्यार छीन लेना था। उसे विधवा बना देना था। जिस बहन की उसे से रक्षा करनी थी वह उसके कारण अपने पति को खोने जा रही थी। क्या तुम मजाक कर रहे हो? उसने दक्ष से पूछा। उसकी भौं गहरी हो गई। तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया, क्या तुम उसके भाई हो? अगर तुम नहीं हो तो मेरे पास तुम्हें जवाब देने का कोई कारण नहीं है, दक्ष ने जवाब दिया। वह जवाब देना जारी नहीं रख सका। तो क्या हुआ? अगर उसके सामने वाला आदमी राजकुमार था वह उससे इस तरह बात नहीं कर सकता था जैसे दक्ष उसके नीचे हो। दक्ष का अहंकार तब भड़क उठा जब उसे नीची नजरों से देखा गया। ये सही है, मैं लवांग हूँ, एस्टेरिया का राजकुमार और मिंग्यू का भाई। लुवांग ने शांति से दक्ष को जवाब दिया। ये बेहतर है। दक्ष ने अपना सिर हिलाया। ये सही है। अब मुझे बताओ कि क्या तुम मेरी बहन से शादी करने को लेकर मजाक कर रहे हो? लू वांग ने पूछा। मैं ऐसी बातों के बारे में झूठ क्यों बोलूंगा? अगर मैं ऐसी झूठी अफवाहें फैला रहा होता तो तुम्हारे पिता मुझे मारने के लिए पहले ही मेरा पीछा करना शुरू कर देते, दक्ष ने कहा। उसने अपने शब्दों का चयन बहुत सावधानी से किया था और उस आदमी ने इस बात को नोटिस किया। लवान को पता था कि दक्ष जितना दिखा रहा था उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। शायद इसीलिए उसने कहा कि उसके पिता उसे मारने के लिए उसका पीछा करेंगे, न कि उसने उसे पहले ही मार दिया होगा। इस दक्ष का अपने पिता के खिलाफ भी जीवित रहने का आत्मविश्वास ही पता चलता है। क्या पिताजी को इस बारे में पता है? लू वांग ने पूछा। हाँ, हमने उससे पहले ही बता दिया था। उसने कहा था कि तुम बाहर थे, शायद इसीलिए तुम्हें पता नहीं चला। दक्ष ने अनुमान लगाया। किसी भी मामले में आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे कुछ काम करना है, इसलिए मैं आपसे बाद में मिलूंगा, दक्ष ने चलते हुए कहा। वांग ने बिना हिले डुले दक्ष की पीठ को देखा। हालात उससे भी बदतर थे जितना उसने सोचा था। मिंग्यू उसकी पत्नी थी। वह उस आदमी का काम कैसे पूरा कर सकता था जिसने उसे बचाया था? उसे दक्ष से वह सब कुछ छीन लेना था जो उसके पास था। इसका मतलब था मिंग्यू को खोना। वह अपनी बहन को नहीं मार सकता था, इसलिए वह केवल यही कर सकता था कि उन्हें अलग कर दे। क्या ये वाकई दक्ष को उसका मानसिक संतुलन खोने के लिए काफी था? ये तभी कारगर हो सकता था जब दक्ष वाकई अपनी बहन से पागलों की तरह प्यार करता हो। लेकिन क्या ये संभव था? किसी भी हालत में वह केवल कोशिश ही कर सकता था। उसने अपनी थोड़ी रगड़ी और पीछे मुड़ा और चलने लगा। कोई योजना बनाने की कोशिश कर रहा था। योजना एकदम सही होनी चाहिए और उसमें असफलता की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। वह जानता था कि उसे तेजी से काम करना होगा। समय बहुत कीमती था। दक्ष लू वान पर नजर रख रहा था और जैसे ही वह पीछे मुड़ा दक्ष ने अपने टेलीपोर्टेशन का उपयोग करके उसके कमरे के अंदर टेलीप कर दिया। जैसे ही वह कमरे के अंदर पहुंचा उसने दरवाजे पर जोर से दस्तक सुनी। उठो, तुम कितना सोते हो, सुबह हो गई है। दक्ष ने जब बाहर से आती आवाज सुनी तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। यह एक भारी आवाज थी जो उसके ससुर की थी। अल्पविराम जैसा कि अपेक्षित था, यह आदमी जल्दी जाग गया। उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वह दरवाजे के पास गया और उसे खोला। दरवाजा खोलते समय वह जम्हाई लेना नहीं भूला, मानो वह अच्छी नींद में सो गया हो। सुप्रभात ससुर जी, उन्होंने लू जुनई का अभिवादन किया। सुप्रभात, क्या तुम्हें अभी भी नींद आ रही है? सम्राट ने पूछा। हाँ, मैं कल रात देर से सोया था। मैं साधना कर रहा था, इसलिए तुम्हारे जगाने से पहले मैं केवल आधे घंटे ही सो पाया, दक्ष ने मासूमियत से कहा। वह एक अच्छा दामाद बनने की कोशिश कर रहा था और ये दिखाना चाहता था कि उसने अपनी साधना पर इतनी मेहनत की है कि वह सो भी नहीं पाया। उसने सम्राट से यह बात छिपाई कि वह जिस पर कड़ी मेहनत कर रहा था वह साधना नहीं थी बल्कि वह मिंगू थी जो खुद सम्राट की बेटी थी। अच्छा, एक आदमी को हमेशा अपनी नींद से ज्यादा साधना पर ध्यान देना चाहिए। मैं प्रभावित हूँ, सम्राट ने दक्ष के कंधे को थपथपाते हुए कहा। तुम एक किसान हो, तुम्हें सोने की जरूरत नहीं है, उसने आगे कहा। मेरे पीछे आओ। वह दूर जाने लगा। दक्ष ने बाहर निकलते ही अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और सम्राट के पीछे चलने लगा। हम कहाँ जा रहे हैं? उसने सम्राट से पूछा जब वह उसके पास पहुंचा। तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें परखने के बारे में कहा था? तुम मेरी बेटी के पति हो सकते हो लेकिन फिर भी मुझे तुम्हें स्वीकार करना होगा और मैं ऐसा तभी कर सकता हूँ जब तुम मेरी कुछ परीक्षाएं पास कर लोगे। हम वहीं जा रहे हैं, एक ऐसी जगह जहाँ तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी और देखा जाएगा
लगा कि क्या तुम में मेरी बेटी से इतना प्यार करने के अलावा कोई और गुण है कि तुम उसके लिए अपनी जान दे दोगे या नहीं। सम्राट ने दक्ष से कहा, दिलचस्प, और अगर मैं परीक्षा में फेल हो गया तो क्या होगा। दक्ष ने पूछा, अगर आप परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। आप पहले से ही मेरी बेटी के पति हैं, मुझे आपको किसी भी हालत में स्वीकार करना होगा, लेकिन यह अलग होगा अगर मैं आपको खुले तौर पर स्वीकार करता हूँ तो यह आपके लिए अधिक फायदेमंद होगा जो मैं अभी आपको नहीं बता सकता, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। सम्राट ने मुस्कुराते हुए दक्ष को जवाब दिया, मेरे लिए इनाम। खैर, यह आदमी एक सम्राट है, बेशक उसके पास कुछ बहुत बढ़िया खजाने होंगे, शायद उसने मिंगू के पति के लिए कुछ बचा कर रखा हो। कुछ परीक्षण पास करने में कोई नुकसान नहीं है जब तक कि यह मेरी क्षमताओं को बहुत अधिक उजागर नहीं करता है, दक्ष ने सोचा और उसने भोग सिकोड़ ली। सम्राट दक्ष को लंबे गलियारों से होते हुए एक कमरे में ले गए जो भूतल के नीचे स्थित था। वे दोनों एक काले दरवाजे के सामने खड़े थे। लू जुनई और दक्ष एक काले दरवाजे के सामने खड़े थे जिस पर कई अजीबोगरीब पैटर्न खुदे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे पैटर्न शुद्ध सोने से उखड़े गए हो। तुम सोच रही होगी कि मैं तुम्हारा क्या परीक्षण करूंगा। तुम्हें पता है कि एक पति का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। उसने भोग सिकोड़ा गणे सुक्ता से उस आदमी को देखा। वह क्या हो सकता है? अपनी पत्नी से प्यार और देखभाल करना, उसे खुश रखना। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो ये बहुत सरल है। पति का पहला काम अपनी पत्नी को सभी नुकसान से सुरक्षित रखना है और ऐसा करने में सक्षम होने के लिए आपको क्या लगता है कि आपको क्या चाहिए? सम्राट लू जुनई ने पूछा। मुझे ताकत चाहिए, दक्ष ने जवाब दिया। ये सही है, एक व्यक्ति को सभी परिस्थितियों में अपनी पत्नी को बचाने के लिए ताकत की आवश्यकता होती है। यही तुम्हारी पहली परीक्षा होगी। तुम्हें मुझे ये साबित करना होगा कि तुम पर्याप्त रूप से मजबूत हो। सम्राट ने उत्तर दिया। ओह, और मैं ये कैसे करूं? दक्ष ने भौं सिकोड़ते हुए पूछा। वास्तव में ये बहुत सरल है, सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष ने अपनी भौं सिकड़ी। उससे यह संदिग्ध लगा वह क्या कहना चाह रहा था। वह अपनी असली ताकत का परीक्षण कैसे करने जा रहा था? तुम्हें बस मुझे हराना है, सम्राट ने दरवाजा खोलते हुए कहा। सम्राट की बातें सुनते ही दक्ष के चेहरे पर एक अजीब सा भाव छा गया। उसे उस आदमी को हराना था जो शायद सेंट्रियम कल्टीवेट था। क्या इस आदमी को वाकई उम्मीद थी कि एक नौजवान उसे हरा सकेगा? अल्पविराम। हालांकि दक्ष को लगता था कि उसके पास उस आदमी को हराने का मौका और क्षमता है, लेकिन इसका मतलब यह था कि उसे अपनी असली ताकत दिखानी होगी। यह एक गड़बड़ थी क्योंकि यह बहुत जल्दी लग रहा था और वह अपनी ताकत दिखाने में सहज महसूस नहीं कर रहा था। मुझे मत बताओ कि तुम सच में मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हें हरा दूंगा, दक्ष ने अनजाने में मुस्कुराते हुए कहा। चिंता मत करो, मैं अपनी ताकत जानता हूं। तुम इतनी कम उम्र में मुझे नहीं हरा सकते। पहले चरण के स्वर्ग राज्य के पास मेरे खिलाफ कोई मौका नहीं है। फिर भी मुझे कहना होगा कि तुम्हारी साधना पहले से ही तुम्हारी उम्र के हिसाब से काफी प्रभावशाली है, सम्राट ने दक्ष को देखते हुए कहा। तो फिर तुम मुझसे लड़ना क्यों चाहते हो अगर तुम जानते हो कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता? दक्ष ने भौं सिकुड़ते हुए पूछा। ये जानने के लिए आपको पहले इस कमरे के बारे में समझना होगा। ये कोई सामान्य कमरा नहीं है, यह एक विशेष कमरा है जो संरचनाओं से भरा हुआ है और इन संरचनाओं का एकमात्र उद्देश्य पृथ्वी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की साधना को प्रतिबंधित करना है, सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा। हम दोनों एक ही साधना में होंगे, इसलिए यह वास्तविक शक्ति की लड़ाई से कम और हमारी योग्यता, क्षमता और प्रतिभा की लड़ाई अधिक होगी, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा, क्योंकि वह समझ गया था कि सम्राट क्या कहना चाह रहा था। ये सम्राट के सबसे मजबूत संस्करण के खिलाफ के सबसे मजबूत संस्करण की लड़ाई नहीं थी। इसके बजाय वे दोनों एक दूसरे के खिलाफ बराबरी की जमीन पर खड़े होने के लिए कमरे के अंदर कम खेती के माध्यम से पीड़ित होने जा रहे थे। लेकिन यह एक तरह से फायदेमंद भी था। उसे विश्वास था कि उसके पास इससे बेहतर मौका था और उसे उजागर होने की भी जरूरत नहीं थी। मुझे लगता है कि कम से कम इतना तो आप समझ ही सकते हैं, सम्राट ने अपना सिर हिलाया। वैसे भी यदि आप मुझसे लड़ना चाहते हैं तो अंदर आ जाए, यदि आप मेरा सामना नहीं करना चाहते हैं तो बाहर ही रहिए, उन्होंने अंदर जाते हुए कहा। दक्ष वहीं रुक गया और उसने सम्राट को दरवाजा खोलकर कमरे में प्रवेश करते देखा। बाहर ही रहो, इतने बढ़िया अवसर पर मैं क्यों रहूं? जब हम दोनों एक ही साधना स्थल पर है तो तुम्हें ही बाहर रहना चाहिए, दक्ष ने अंदर कदम रखते हुए मुस्कुराते हुए सोचा। वह कमरे में गया जहां सम्राट उसका इंतजार कर रहा था। अल्पविराम। अच्छा, तुम डरे नहीं, ये तो शुरुआत के लिए अच्छा है, सम्राट ने कहा और दक्ष को अंदर आते देख मुस्कुराया। अगर हम अपनी सबसे मजबूत स्थिति में लड़ रहे होते तो मैं 2 बार सोचता, लेकिन फिर भी मैं इसमें शामिल होता। अब तो ऐसा करना ही छोड़ लिए जब हम एक ही स्तर पर हैं, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, मुझे कम मत आंकना, दक्ष ने राजा की तलवार निकालते हुए कहा। जैसे ही सम्राट ने दक्ष की राजा की तलवार देखी, उसके चेहरे पर एक शिकन दिखाई दी, जैसे कि तलवार ने उसे झटका दिया हो। उसके स्तब्ध भाव देखकर दक्ष भी इसका कारण जानने लगा। मुझे मत बताओ कि संत राजा जिया नबू ने यहाँ भी परेशानी खड़ी की है। मैंने मुश्किल से उन लोगों को
चकमा दिया जो मेरे पीछे पड़े थे और मुझे संत किल का वारिस कह रहे थे। अगर यहाँ भी यही स्थिति रही तो यहाँ भी गड़बड़ हो जाएगी। दक्ष ने भौं सिकुड़ते हुए सोचा, ये समस्या पैदा कर सकता है। वह तलवार तुम्हें कहाँ से मिली? सम्राट ने पूछा, जिससे दक्ष को यकीन हो गया कि वह आदमी इसके बारे में जानता है। यह एक तलवार थी जो मुझे मेरी पारिवारिक संपत्ति से विरासत में मिली थी। क्यों? दक्ष ने आंखें मते हुए उत्तर दिया, आपकी पारिवारिक विरासत? क्या आप वरिष्ठ संत के वंशज हैं? सम्राट ने आदर पूर्वक पूछा। वरिष्ठ संत? दक्ष ने आश्चर्य व्यक्त किया। क्या वह संत राजा के बारे में बात कर रहा है? जिस तरह से वह बात कर रहा है उससे ऐसा नहीं लगता कि वह उस आदमी से नफरत करता है। इसके बजाय ऐसा लगता है कि वह उसे जानता है और उसका सम्मान करता है। दक्ष ने सोचा, मुझे नहीं पता कि आप उसे किस नाम से जानते हैं, लेकिन पिछली बार जब मैंने तलवार देखी थी उसके पास वही था। तब से बहुत समय बीत चुका है। किसी भी मामले में आप उसके वंशज होंगे। कोई भी उसकी तलवार चुराने में सक्षम नहीं है। इसलिए यदि आपके महल में वह तलवार थी तो या तो वह आपका पूर्वज था या उसने आपके पूर्वजों को तलवार उपहार में दी थी। किसी भी मामले में आप एक अच्छे परिवार से हैं। सम्राट ने तलवार को देखते हुए कहा, क्या तुम मुझे उस व्यक्ति के बारे में और बता सकती हो? वो दक्ष ने उलझन में पूछा, यदि इस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में ये तलवार देखी है तो यह वह संत राजा नहीं हो सकता जो अपने समय से बहुत पहले गायब हो गया था। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि संत राजा के किसी और उत्तराधिकारी के पास ये तलवार पहले से थी, या फिर यह सिर्फ उनके पूर्वजों में से एक था जिसने तलवार पाए और वापस आने से पहले दुनिया भर की यात्रा की? यह भी हो सकता है कि सम्राट ने जो कहा हो, संत राजा ने तलवार क्षतिग्रस्त होने के बाद उसे अपने परिवार के किसी सदस्य को उपहार में दे दिया था। वह कौन था? ऐसा इसलिए था क्योंकि तलवार क्षतिग्रस्त होने के बाद उसे मिली थी। वह व्यक्ति वह मेरा स्वामी था, सम्राट ने उत्तर दिया। अल्पविराम लू जुनई ने दक्ष से कहा, तुम्हारे पहले जिस व्यक्ति के पास तलवार थी वह मेरा गुरु था, तो मैं तुम्हारे मालिक का वंशज हो सकता हूँ या उस परिवार से जिस पर वह भरोसा करता था? दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या इससे उसे सम्राट पर बढ़त नहीं मिली? इतना अति आत्मविश्वासी मत बनो। तुम तभी उनके उत्तराधिकारी होने का दावा कर सकते हो जब तुम मुझे हरा सको। मेरे स्वामी का कोई भी उत्तराधिकारी उसी साधना में मुझसे कमजोर नहीं हो सकता। सम्राट लू जुनई ने आंखें घुमाते हुए कहा, तो तुम्हें हराने से यह साबित हो जाएगा कि मैं उसका उत्तराधिकारी हूं? दक्ष ने पूछा, ये भी साबित नहीं होगा, लेकिन फिर इसका मतलब यह है कि आपके उत्तराधिकारी के मेरे स्वामी बनने की संभावना बहुत अधिक है। किसी भी मामले में मुझे नहीं लगता कि आपको उस बिंदु पर उस लाभ की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि जी पहले से ही सुनिश्चित करती है कि आप एक प्रतिभाशाली साधक हैं। सम्राट ने कहा, अब बहुत हो गई बातें, चलो अब शुरू करते हैं, मेरे पास पूरा दिन नहीं है, उसने कहा, और साथ ही उसने अपनी तलवार भी निकाली जो एक भारी तलवार थी जो दक्ष की तलवार की मोटाई से दोगुनी मोटी और कुंद किनारों वाली लग रही थी। तुम उस तलवार का उपयोग करने जा रहे हो? दक्ष ने तलवार को देखते ही पूछा। उसने सोचा था कि सम्राट एक खजाने वाली तलवार का इस्तेमाल करेगा जो कम से कम स्वग्रेड का हथियार होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। स्वर्ग का हथियार होना तो दूर की बात है, ये करीब ही नहीं था। यह एक ऐसा हथियार था जो नश्वर ग्रेड की तलवार थी, जिसका इस्तेमाल ऐसे लोग भी करते थे जो खेती करने वाले भी नहीं थे। ये सबसे आम हथियार था और इस जगह से एक बेकार वस्तु के रूप में देखा जाता था। हाँ, क्या तलवार में कुछ गड़बड़ है? सम्राट ने चेहरे पर एक मजेदार मुस्कान के साथ पूछा। चलो बच्चे, अब यह मत कहना कि तुम डर गए हो, मुझे डर नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी यह एक नश्वर तलवार है। या तो आप मुझे बहुत कम आंक रहे हैं या फिर आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ईमानदारी से कहूं तो आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपने ज्यादा मजबूत हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं इसे संभालने के लिए काफी मजबूत हूँ, दक्ष ने सम्राट से कहा। वह सम्राट के खिलाफ भी लड़ना चाहता था जब वह उसके खिलाफ कम से कम उसी स्तर के हथियारों का इस्तेमाल करता या उससे अधिक शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल करता। यह उसके लिए एक परीक्षा होने जा रही थी कि वह लू जनवे की तुलना में कितना मजबूत था। जब वे दोनों स्वर्ग क्षेत्र के साधक थे, वह कमजोर सम्राट के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। ऐसा रोजाना नहीं होता था कि वह सबसे मजबूत दुनिया के सम्राट का सामना कर सके, जबकि वे दोनों एक ही खेती के दायरे में थे। ये ठीक है, भले ही हम एक ही साधना क्षेत्र में हैं, फिर भी मेरे कौशल आपसे अधिक उन्नत है क्योंकि मैंने वर्षों तक उनका अभ्यास किया है। आप अभी भी नुकसान में हैं। मैं इसे आपके लिए उतना ही निष्पक्ष बनाना चाहता हूं जितना कि यह मेरे लिए है, इसलिए मैं अपने उन्नत कौशल का उपयोग कर सकता हूं और आप इसे कुछ हद तक निष्पक्ष बनाने के लिए एक उन्नत हथियार का उपयोग कर सकते हैं। सम्राट ने इस तरह के बेकार हथियार का चयन करने के पीछे अपने तर्क को समझाया। यह आदमी कुछ ज्यादा ही धार्मिक है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? चलो, जब तुम अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे हो तो मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ूंगा। दक्ष ने सम्राट की ओर देखते हुए सोचा, लेकिन वह सम्राट से अपने ज्यादा शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए कहने के लिए उचित शब्दों के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा था ताकि वह बहुत ज्यादा अहंकारी ना लगे। कुछ देर सोचने के बाद वह अंततः इस निष्कर्ष
निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपनी बात को सही तरीके से कैसे व्यक्त किया जाए। ससुर जी, ईमानदारी से कहूं तो मैं इसे एक परीक्षा के रूप में नहीं बल्कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ साधक के खिलाफ समान साधना स्तर पर लड़ने के अवसर के रूप में देखता हूं। उन्होंने कहा, इसलिए कृपया अपने आप को नुकसान पहुंचाकर इस अवसर को कम ना करें, यह मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। सम्राट कुछ देर तक दक्ष को शून्य दृष्टि से देखता रहा, फिर जोर से हंस पड़ा। हा। दक्ष ने सम्राट को हंसते हुए देखा और सोचा कि उसे इसमें क्या मजाक लग रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा, तुम वैसा ही सोचते हो जैसा मैं बचपन में सोचता था। सच कहूं तो ये भी एक छोटी सी परीक्षा थी। सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अच्छा किया। उसने अपनी नश्वर श्रेणी की तलवार को अपने भंडारण रिंग में वापस रख दिया और चेहरे पर एक यादगार भाव लिए हुए अपनी बाहें मोड़ ली। उन्होंने दक्ष को बताया, जब मैं छोटा था तो मेरे गुरु ने मेरे और कुछ अन्य लोगों के सामने भी यही परीक्षा रखी थी जो उनके शिष्य बनना चाहते थे। समूह में कई उच्च प्रोफाइल वाले लोग शामिल थे। मेरे गुरु ने हम सभी को उसे हराने के लिए भी कहा था जब वह घातक हथियार का इस्तेमाल कर रहा था। अनुमान लगाओ कि उसके बाद क्या हुआ, उसने दक्ष से पूछा। मुझे यकीन नहीं है, कोई भी उसे हरा नहीं सकता, दक्ष ने कहा। यह सच है कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता था, लेकिन ये सब नहीं है। मैं अकेला था जिसने उसे हमारे बराबर का हथियार इस्तेमाल करने के लिए कहा था और हमें कमतर न आंकने के लिए कहा था। भले ही हम सभी हार गए थे, फिर भी उसने मुझे अपना शिष्य चुना। सम्राट ने दक्ष से कहा, क्योंकि तुमने उसे अधिक शक्तिशाली हथियार का उपयोग करने के लिए कहा था। दक्ष ने पूछा, ये सही है, आप इसे मुझसे बेहतर समझते हैं। मुझे उनसे पूछना पड़ा कि उन्होंने मुझे क्यों चुना। उन्होंने मुझे उत्तर दिया, क्योंकि मैंने आसान रास्ता नहीं चुना, भले ही वह उनके द्वारा तय किया गया था। ने मुस्कुरा हुए कहा, यदि मेरी जगह होते तो तुम्हें भी वह अपना शिष्य चुन लेते। ने मुस्कुरा हुए कहा, क्या रहा पहले कोई गुरु था? उसने दक्ष से पूछ। मेरा अभी तक कोई गुरु नहीं है, दक्ष ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। क्या तुम मेरी शिष्या बनना स्वीकार करोगी? सम्राट ने दक्ष से पूछ। नहीं, मैं किसी गुरु की तलाश में नहीं हूँ, दक्ष ने सीधे मना कर दिया। वह इतना व्यस्त था कि उसके पास गुरु नहीं था। वह हमेशा बिना गुरु के ही यहाँ पहुंचा था। वह किसी ऐसी जगह से बंधा नहीं रहना चाहता था, भले ही वह अधिक शांतिपूर्ण और शांत हो। वह यहाँ रहने का जोखिम भी नहीं उठा सकता था। उसे अपने जीवन में बहुत से काम करने थे। जहाँ तक संसाधनों की बात है तो वह पहले से ही अपनी इच्छानुसार जितने चाहे उतने चुरा सकता था या सम्राट से उधार भी ले सकता था। आखिरकार वह उस आदमी का दामाद। क्या तुम्हें यकीन है मैं तुम्हें कुछ अच्छे कौशल सिखा सकता हूं जो तुम्हें तेजी से मजबूत बनने में मदद करेंगे? सम्राट ने दक्ष से कहा, क्षमा करें, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास सभी आवश्यक कौशल है। वैसे भी क्या आप जल्दी में नहीं थे? आप इतना क्यों बोल रहे हैं? दक्ष ने सम्राट से पूछा। मुझे भी मिंगू से मिलने जाना है, तुम्हारी वजह से मुझे पूरी रात उससे दूर रहना पड़ा। मैंने अभी तक उसे गुड मॉर्निंग भी नहीं कहा है। उसने बेशर्मी से झूठ बोलते हुए कहा कि वह सम्राट की वजह से मिंगू से दूर है और मुझे हराए बिना रात में उसके साथ रहने की उम्मीद मत करो। सम्राट ने दक्ष से कहा और दूसरी तलवार निकाली, और मुझसे यह उम्मीद मत करो कि मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आऊंगा, तुमने ही इसके लिए कहा था। उसने क्रिस्टल जैसी नीली तलवार दक्ष को दिखाते हुए कहा, पृथ्वी ग्रेड हथियार, क्या यह आपका सबसे अच्छा हथियार है? दक्ष ने सम्राट से पूछा। जब वह भो सिककोड़ रहा था, सम्राट ने कहा था कि वह अपना सबसे अच्छा हथियार इस्तेमाल करेगा, लेकिन वह एक पृथ्वी स्तर का हथियार इस्तेमाल कर रहा था। क्या ये वास्तव में उसके सबसे अच्छे दोस्त का हथियार हो सकता है? उसने सोचा, तुम एक अर्थ ग्रेड हथियार का उपयोग कर रहे हो, इसलिए मैं भी एक अर्थ ग्रेड हथियार का उपयोग करूंगा। सम्राट ने दक्ष को सूचित किया, तुम समानता चाहते हो, मैं भी वही चाहूं। जहां तक इस बात का सवाल है कि मैं आपके हथियार की ताकत कैसे जानता हूं, चिंता मत करो, मेरे पास इसके लिए एक हुनर है। मुझे नहीं पता कि इस तलवार का क्या हुआ, लेकिन अगर यह अब एक पृथ्वी ग्रेड हथियार है तो ये बहुत पीछे हट गया है। इतने शक्तिशाली हथियार का इतना नीचे गिरना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, वैसे भी मेरे हाथ में तलवार मेरा सबसे मजबूत हथियार नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि यह उस स्तर पर आपकी तलवार से काफी अच्छी तरह से मुकाबला कर सकती है। इसके अलावा इसके काटने से सावधान रहे, यह आपको पन्नू बना देगा। मैं नहीं चाहता कि लड़ाई मिनटों में खत्म हो जाए। दक्ष ने अपना सिर पकड़ते हुए सिर हिलाया। उसने अपनी साधना को पूरी क्षमता से चलाने की कोशिश की, लेकिन उसे फिर से याद दिलाया गया कि प्रतिबंध के कारण उसकी साधना वास्तव में कमजोर हो गई थी। उसने अपने मन में एक बेहतरीन योजना बनाई कि सम्राट को बिना अपने सारे नियम बताए उससे निपट लिया जाए और लड़ाई भी तेजी से खत्म कर ली जाए। यह एक उच्चतर दुनिया है, उनके पास भी कानून होने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मुझे उन सभी को छिपाकर रखने की जरूरत है। भ्रम का कानून सबसे कमजोर है, लेकिन यह स्थितियों में मेरा गुप्त हथियार भी है, मैं इसे नहीं दिखा सकता। अंधेरे का नियम तभी काम करता है जब मैं डार्क सैक्रिफाइस का इस्तेमाल करता हूँ या जब रात होती है। जहाँ तक अंतरिक्ष के नियम की बात है तो वह एक दुर्लभ नियम है। उसने सोचा और अपनी हड्डी को रगड़ हुए सोचा कि आपातकाल की स्थिति में उसे सम्राट के सामने कौन सा नियम प्रकट करना चाहिए। एकमात्र विकल्प अंतरिक्ष के नियम और भ्रम के नियम
के बीच था। योजना बनाना समाप्त हो गया। जब भी तुम तैयार हो मुझ पर हमला करने आओ, मैं तुम पर हमला किए बिना तुम्हें 3 मुफ्त हमले दूंगा, मजे करो। सम्राट ने दक्ष से कहा, अगर मैं मान जाऊं तो बुरा मत मानना, दक्ष ने जवाब दिया और सम्राट के बोलना समाप्त करने के तुरंत बाद वह अपनी तलवार लेकर सम्राट की ओर उड़ चला, क्योंकि यह क्षण उस समय से मेल खाता था जब उसने अपनी योजना बना ली थी। राजा की तलवार उसके हाथ में ही रही, जिसे उसने सम्राट के बाएं कंधे की ओर बढ़ाया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमला होने पर भी उसे गंभीर नुकसान ना पहुंचे। तलवार सम्राट के कंधे पर पहुंचने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वह उसकी छाती में घुस पाती, दुर्भाग्य से सम्राट गायब हो गया और कुछ मीटर की दूरी पर बाएं ओर दिखाई दिया। तलवार उस स्थान से होकर गुजरी जहां वह खड़ा हुआ करता था, लेकिन सम्राट लू जनवे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा जो अब बाएं ओर खड़ा था। ओह, मैं तुम्हें याद दिलाना भूल गया, मेरे पास एक चाल कौशल है जो कुछ हद तक अच्छा है, मैं कहूंगा, इसलिए तुम्हें हमले पर कड़ी मेहनत करनी होगी। सम्राट ने मुस्कुराते हुए दक्ष से कहा। भले ही सम्राट जुनई की साधना प्रतिबंधित थी, फिर भी उनके पास एक संत क्षेत्र साधक के शक्तिशाली कौशल थे जिन्हें अच्छे और बुरे समय में प्रशिक्षित किया गया था। क्या तुम्हें इस बात का अफसोस है कि मैंने जो बाधाएं दी थी उन्हें स्वीकार नहीं किया? उसने दक्ष से पूछा और उसके चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान उभर आए। उन्होंने कहा, जब मैं इसी परीक्षा से गुजरा था तब भी मैं अपने गुरु को नहीं हरा सका था, तब भी जब मुझे विलक्षण प्रतिभा वाला माना जाता था। यहाँ भी यही होगा, क्षमता अच्छी है लेकिन यह अनुभव कौशल के सामने आसानी से विफल हो सकती है। आप इसे आज के लिए एक सबक के रूप में ले सकते हैं। जैसे ही सम्राट ने यह बात कही उसने दक्ष की मुस्कुराहट पर ध्यान दिया। ठीक उसी समय उसे अपनी गर्दन के पीछे कुछ तीखी और ठंडी चीज का स्पर्श महसूस हुआ। ये सही है, लेकिन ये भी सच है कि क्षमता अनुभव पर भारी पड़ सकती है, बशर्ते वह सही किस्म की हो। एक ठंडी आवाज उसके कानों में पड़ी। क्या? कैसे? सम्राट ने असमंजस में कहा, क्योंकि उसने उस आवाज को पहचान लिया था। उसने जो समझा वह दक्ष की थी, लेकिन ये कैसे संभव था? दक्ष उसके सामने खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। उसे जल्द ही सब कुछ समझ आ गया। हालांकि जैसे ही उसने देखा कि उसके सामने खड़ा दक्ष गायब होने लगा, भ्रम चतुराई पूर्ण वह व्यंग पूर्वक मुस्कुराते हुए बुदा आया। अब उसे सच्चाई समझ में आ गई थी। उसकी गर्दन के पीछे जो नुकीली चीज छू रही थी वह दक्ष की तलवार थी। इतना ही नहीं, वह उस समय उसके पीछे भी खड़ा था। जहां तक उस व्यक्ति की बात है जिसे वह दक्ष समझ रहा था, वह एक भ्रम था। बहुत चतुराई है, लेकिन ऐसे यथार्थवादी भ्रम पैदा करने के लिए आपके के पास केवल भ्रम का नियम है। आपके पास ऐसा कुछ बनाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है जो मुझे थोड़ी देर के लिए भी मूर्ख बना सके। सम्राट ने बिना पीछे मुड़े कहा। यह सच था, दक्ष ने अपने अंतरिक्ष के नियम को उजागर करने के बजाय अपने भ्रम के नियम को उजागर करने का फैसला किया था। लेकिन ये सब नहीं था, उसने अपने असली शरीर को और भी बेहतर तरीके से छिपाने के लिए स्वर्ग के कफन को उसमें मिला दिया था, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि यह एक संत दायरे के सम्राट पर काम करेगा। लेकिन जाहिर है यह उसके असली शरीर को छिपाने में कारगर साबित हुआ, शायद इसलिए क्योंकि सम्राट उससे लड़ने में उतना गंभीर नहीं था। अगर वह गंभीर और ज्यादा सतर्क होता तो शायद बात कुछ और होती। यह सही है, किसी भी मामले में मेरी तलवार आपकी तलवार पर टिकी हुई है, एक ही वार और आप मर जाएंगे। क्या मैं इसे अपनी जीत नहीं मानूंगा? दक्ष ने सम्राट से धीरे से पूछा। हाँ, मैं इस बारे में इतना निश्चित नहीं होता। असली लड़ाई में मुझे तुम्हारे हमले के बारे में पता चल जाता, क्योंकि तुम मारने की मंशा रखते थे, लेकिन क्योंकि तुम्हारा मुझे घायल करने का कोई इरादा नहीं था इसलिए इससे तुम्हें मदद मिली। लेकिन अगर तुमने मुझे मारने का एक भी विचार किया होता तो चीजें अलग होती। यह भ्रम के नियम की कमजोरी है, सम्राट ने दक्ष से कहा। उसके चेहरे पर एक विचार